त्रिकोण कहते क्यों हैं? वैदिक ज्योतिष में 4 प्रकार की त्रिकोण हैं, लेकिन रमल ज्योतिष में इससे ज़्यादा है। इसको त्रिकोण क्यों कहते हैं? वैदिक पद्धति में त्रिकोण के 4 प्रकार हैं। पहला घर, पांचवा घर, नवा घर। यदि पहले घर से पांचवें घर तक हम सीधी रेखा खींचे, पांचवें घर से नवीं घर तक सीधी रेखा खींचे, फिर नवे से परे तक गए, एक त्रिकोण बन जाएगा ये। इसलिए इसका नाम त्रिकोण रखा गया है। इसमें 4 प्रकार की त्रिकोण हैं। 1, 5, 9 पहला त्रिकोण, 2, 6, 10 दूसरा त्रिकोण, 3, 7, 11 चौथा त्रिकोण, तीसरा त्रिकोण, और 4, 8, 12 चौथा त्रिकोण। वैदिक पद्धति में पहला त्रिकोण जो है धर्म का माना गया है, दूसरा त्रिकोण अर्थ का माना गया है, चौथा त्रिकोण काम का माना गया है, तीसरा त्रिकोण काम का माना गया है, और चौथा त्रिकोण मोक्ष का माना गया है। इसका अर्थ ये होता है, पहला त्रिकोण धर्म का, मतलब पहला त्रिकोण से ये मालूम कर सकते हैं हम कि जातक की रुचि धर्म कार्य की तरफ कितनी है। दूसरा त्रिकोण है वो अर्थ का माना गया है, उसके कमाई के बारे में उसके क्या विचार है, किस प्रकार की कमाई करता है, क्या कर सकता है, ये दूसरे त्रिकोण से मालूम होगा। चौथा त्रिकोण है, तीसरा त्रिकोण है काम का, कि उसके प्रकार कार्य करेगा, किस में उसकी रुचि है, धार्मिक रुचि है, अधार्मिक रुचि है, किस प्रकार रुचि है। और चौथा त्रिकोण है मोक्ष का, उसका अंतिम समय कैसे गुजरेगा। ये 4 त्रिकोण हैं। तो इसमें 4 प्रकार के फलादेश कहे जाते हैं, लेकिन रमल ज्योतिष में कई प्रकार के त्रिकोण हैं। सबसे पहला त्रिकोण जो मुख्य त्रिकोण है वो है प्रश्न कुंडली का घर 13, 14 और 15। ये 13, 14 और ये 15। तो ये 13 और 14 जोड़े एक लाइन, 14 और 15 जोड़े एक लाइन, और 15 और 13 जोड़े लाइन। इस प्रकार से त्रिकोण बनता है। तो ये मुख्य त्रिकोण कहा जाता है, ये मुख्य त्रिकोण कहा जाता है। इसके अलावा और त्रिकोण हैं। 1 और 2 और 9 का एक त्रिकोण बना, 1 और 2 को जोड़े एक लाइन, 2 और 1 को जोड़े 9 को जोड़े, और 9 को 1 को जोड़े 3 त्रिकोण बन जाएगा। तो ये दूसरा त्रिकोण हुआ। तीसरा त्रिकोण हुआ 3 और 4 को जोड़ेंगे, और ये 10वां। फिर उसके बाद में 5 और 6 को जोड़ेंगे तो नीचे आएगा 11वां, यह अगला त्रिकोण। उसके बाद 7 और 8 को जोड़ेंगे और नीचे 12 को जोड़ेंगे, यह अगला त्रिकोण हो जाएगा। उसके बाद में 9 और 10 को जोड़ेंगे और 13वां जोड़ेंगे, यह अगला त्रिकोण हो जाएगा। उसके बाद 11, 12 जोड़ेंगे और उसके नीचे 14 आ जाएगा, यह हो जाएगा अगला त्रिकोण। उसके बाद में 13 और 14 जोड़ के 15 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा अगला त्रिकोण। इस प्रकार के त्रिकोण हैं। इन त्रिकोणों में एक ही बात ध्यान रखना है कि ये इस 9वें घर का, इसको निर्णायक बोलते हैं। ये निर्णय, इनका ये निर्णायक हुआ, उनका ये निर्णायक हुआ, उनका ये निर्णायक हुआ। इस प्रकार से ये इन दोनों का ये निर्णायक, इन दोनों का ये निर्णायक, और इन दोनों का ये निर्णायक। तो ये हो जाता है भूतकाल, ये हो जाएगा भविष्यकाल, और ये हो जाएगा वर्तमान काल। इस प्रकार ये होगा भूतकाल, ये होगा भविष्यकाल, ये हो जाएगा वर्तमान काल। इस प्रकार से इनके काल गिरे जाते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि यद्यपि ये आकृति एक ही है, लेकिन यदि हम इसको उल्टा कर दें कि ये आकृति इधर और ये आकृति इधर, तो फल कथन में अंतर आ जाएगा। आकृतियाँ वही हैं, सिर्फ इनकी स्थिति ज्ञान से इनका फल कथन बदल जाता है। इतना ध्यान में आया? नहीं आए पूछ लीजिए अभी। गुरुजी एक बार भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल बता दीजिए। ये भूतकाल है, हाँ जी। ये भविष्यकाल है, और ये वर्तमान काल है। यानी इस आकृति से हम बताएंगे ये कौन सी आकृति है, किसकी आकृति है। ये स्थिर आकृति है, ऊपर भी लाइन है, नीचे भी। हाँ, ये स्थिर आकृति है। तो ये हो गया वर्तमान काल, मतलब अभी आपका कार्य स्थिरता से चल रहा है, लेकिन भूतकाल के साथ इससे आएगा और भविष्यकाल के साथ आएगा। लेकिन ये आकृतियाँ दूसरी और बनती है,
इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो इसका भविष्य हम लोग बदल जाएगा, उसका फलादेश भी बदल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको नकल दी है, इसके कॉपी दी है, उसमें दोनों प्रकार के दिए हुए हैं कि किसका फल कथन क्या होगा। इस प्रकार इन सभी का है। क्या समझ में नहीं आया आपके? क्या पूछना चाहते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं। आपकी समझ में? श्रीमान जी आप? सर ये बदल कैसे जाएगा ये समझ में नहीं आया। बदल कैसे जाएगा? हम बदलेंगे और कौन बदलेगा? भाई आकृतियाँ हैं, त्रिकोण बना, त्रिकोण में ये इनके इस गुहार के ये साक्षी कहे जाते हैं। अब ये साक्षी बदल गए तो इसका फल कथन ही बदल जाएगा। मतलब जो दोनों का मिक्स होकर के नीचे आएगा वो साक्षी है। ये मूल है, ये दोनों साक्षी हैं। ठीक है। तो ये पहले यदि हम इधर रहेगा तो इसका भूतकाल हुआ, लेकिन इसको हम इधर लिख देंगे तो इसका भविष्यकाल हो जाएगा और ये उसका भूतकाल हो जाएगा। इस प्रकार फल कथन में अंतर आ जाएगा। तो ये सभी प्रकार के नोट्स बना रखे हैं, इनको आप पढ़िए और इनका उत्तर उसमें लिखा हुआ है किस प्रकार से उत्तर होगा। फिर इसमें एक चीज़ और है, ये जो हम आकृतियाँ बनाते हैं ये 15 घर की आकृति के हिसाब से बनती है, 16वां घर उसमें कोई प्ले नहीं करता। तो 15 घर में कितने प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी? अब अंदाज लगाइए। 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु या तो ऊपर नीचे होंगे या बीच में होंगे या एक एक छोड़ करके होंगे। इस प्रकार से कितनी आकृतियाँ हो जाएंगी? 1 और 2 छोड़ कर, 1 और 2 ऊपर, उसके बाद बीच की 2, ये 2 आकृतियाँ हो गई। फिर 1 ऊपर, फिर बीच में 1, फिर नीचे, फिर 1 बीच में 1, फिर सबसे आखिरी में 1, ये 4 आकृति हो गई। और फिर दोनों बीच में ये 5 आकृतियाँ हो गई। इस प्रकार की ये आकृतियाँ बनती है। फिर दूसरी 2 और होती है, जैसे चारों बिंदु होते हैं, ये चारों रेखाएं होती हैं। तो त्रिकोण पद्धति में चारों बिंदु और चारों रेखाएं अमान्य की गई हैं। फलादेश जरूर बताया गया है, लेकिन विद्वानों का मत है कि ये पूर्णतः सत्य नहीं निकलती, किसी की निकलती किसी की नहीं निकलती। इस प्रकार से आकृतियाँ हैं। तो इन आकृतियों के आधार के ऊपर इनको बनाने का तरीका है। तो ये तरीका मैंने लिखा है इसमें। अब ये लिखा है सबसे पहले, यदि 15 घर की आकृति में दोनों बिंदु ऊपर है, 2 रेखाएं नीचे हैं, तो क्या करेंगे? तो पहले घर की आकृति का गुणा प्रश्न कुंडली के 5वें घर की आकृति से करेंगे। फिर प्रश्न कुंडली के दूसरे घर की आकृति गुणा प्रश्न कुंडली के 8वें घर की आकृति से करेंगे। इन दोनों गुणनफल से प्राप्त आकृतियों का आपस गुणा करेंगे। इस गण से प्राप्त आकृति को मध्य में लिखेंगे। उपरोक्त प्रकार आकृति को मध्य आकृति से दाहिने बाईं तरफ लिख करके फल कथन करते हैं। फिर से समझा देता हूँ आपको। यदि प्रश्न कुंडली के घर में, मैंने पहले बताया आपको कि 15 घर अक्सर 6 प्रकार की आकृतियाँ 2 बिंदु वाली आती हैं। तो उन सभी का अलग अलग फल कथन है और अलग प्रकार से त्रिकोण पद्धति बनाने की है। सबसे पहले बताया, यदि प्रश्न कुंडली के घर में ये आकृति आती है तो क्या करेंगे? तो लग्न घर की आकृति गुणा 5वें घर की, लग्न घर की आकृति गुणा 5वें घर से करेंगे और दूसरे घर की आकृति गुणा 8वें घर से करेंगे। ये 2 आकृतियाँ हो गई। इन दो आकृतियों को जब आपस में गुणा करेंगे तो बीच में जो आएगा वो उसका शीर्ष कहा जाएगा। तो वो ऊपर आ जाएगी, दोनों आकृतियाँ नीचे आ जाएगी, आगे आजू बाजू आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यदि 15 घर की आकृति इस प्रकार की है तो क्या करेंगे? 5वें घर की आकृति से गुणा करेंगे। 5वें का 1 से और दूसरे हाँ, 8 से। ऐसा है। तो वो इस प्रकार की 3 आकृतियाँ बन गई आपकी। एक तो नीचे वाली और ऊपर की 2 आकृतियाँ वो बन गई। इनको आजू बाजू लिख देंगे और ये निर्णायक बीज की आकृति रहेगी ये, और बीज की आकृति के हिसाब से आजू बाजू आकृतियाँ हो जाएगी। तो बीज की आकृति निर्णायक कही जाएगी और आजू बाजू की साक्षी कही जाएगी। तो दाहिने तरफ की भूतकाल होगी, बाएं तरफ की भविष्यकाल होगी और जो गुणनफल से जो प्राप्त हुई वो वर्तमान काल होगी। उसके हिसाब से उसका फल कथन होगा। उसका फल कथन किस प्रकार से होगा वो मैंने पूरे 128 आकृतियों का इसे वर्णन दे रखा है। अब यदि प्रश्न कुंडली की आकृति आगे लिखा है 15 घर की आकृति यदि ये हो
तब क्या करेंगे? 15 का एक आकृति ये है, तो प्रश्न के 6ठे और 10वें घर की आकृति का आपस में गुणा करेंगे और फिर 7वें और 11वें घर की आकृति का आपस में गुणा करेंगे और उनको आजू बाजू, वो साक्षी कहलाएंगे, उनको आजू बाजू लिख देंगे और ये बीच में आ जाएगी। तो इस प्रकार के इसका फल कथन अलग होगा। उसके बाद में दूसरा है, यदि 15 घर की आकृति ये है तो क्या करेंगे? प्रश्न घर के 9वें और 13वें घर की आकृति का आपस में गुणा करेंगे और फिर 4थे और 8वें घर की आकृति का आपस में गुणा करेंगे और इनको आकृति को ये साक्षी कहलाएंगे। अब उसके बाद में दूसरा है, तब क्या करेंगे? 8वें घर की और 12वें घर की आकृति का आपस में गुणा करेंगे, 10वें और 14वें घर की आकृति का आपस में गुणा करेंगे और उनको उसी प्रकार से इस आकृति को बीच में देख करके उन दोनों को आकृतियों को आजू बाजू लिख देंगे। मान लो 15 घर की आकृति ये आती है, तो प्रश्न कुंडली के 11वें और 15 घर की आकृतियों का आपस में गुणा करेंगे, फिर 12वें और पहले घर की आकृति का आपस में गुणा करेंगे। इस प्रकार से ये 6ठा त्रिकोण होगा ये। फिर आकृति, ये दोनों आकृतियाँ कभी हो तो पहले घर की आकृति और लय्यान आकृति से गुणा करेंगे, प्रश्न दूसरे घर का आकृति गुणा दूसरे से कार्य करेंगे। इस प्रकार से तीसरे घर की आकृति को मध्य में रख करके आकृति गुणा आकृति कर, चौथे घर की आकृति गुणा इससे कर देंगे। इस प्रकार 7वें प्रकार त्रिकोण, 2 प्रकार त्रिकोण बनेंगे। ये बुध घर की आकृति मिलने वाले से त्रिकोण का उल्लेख है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य है कि मध्य की आकृति दोनों आकृतियों से अंतर नहीं होता, लेकिन उनके स्थान में अदल बदल के कारण फल कथन में अंतर हो जाता है। अब इसमें जो है विद्वानों ने उपरोक्त आकृतियों के फल कथन पहले से ही लिख रखा है, उसको पढ़ करके आपको उनका जवाब देना है। तो ये जो मैंने लिखा है 26 प्रकार के इसके प्रश्न बनेंगे। प्रश्न 26 प्रकार से आप इनका आकृतियों के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। वो मेरे कॉपी भी लिखा हुआ है, इससे चाहे तो आप इसकी नकल कर सकते हैं। वैसे कल फ्लैश किए जा चुका है। जैसे सबसे शुरू का बताओ मैं, ये उनका गुणा किया तो ये इन दोनों को गुणा करने से ये आकृति बीच की बनेगी, ये निर्णायक कही जाएगी है और ये दोनों साक्षी कही जाएंगे। यदि ये आकृति बनती है तो इसका फल कथन बताए, बेतुकी यात्रा होगी, विदेशी सर्कल से लौटेगा, अदालती कार्रवाई हो तो योग बने तो मान प्रत्यय से पाने में देरी होगी। ये उसका फल कथन हो गया। अब यदि इसको उल्टा कर दें तो फल कथन हो जाएगा, यात्रा में हानि होगी, व्यापार मिला हुआ, भागा प्राणी वापस आ जाएगा। ये दोनों के फल कथन में इस प्रकार से अंतर आ जाएगा। आकृतियाँ वही है, सिर्फ उनके स्थान में अंतर है। इस प्रकार से ये आकृतियाँ हैं और इसके हिसाब से आपको फल कथन करना है। तो रमल ज्योतिष में फल कथन के कई तरीके हैं। एक तरीका तो प्रश्न कुंडली के आधार के ऊपर है। प्रश्न कुंडली से कौन से भाव का किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा एक त्रिकोण पद्धति से किया जाता है और चौथा और पांचवा प्रकार और है, वो मैं कल बताऊंगा। आज का त्रिकोण पद्धति का इस प्रकार से विचार है। इसमें आपको कोई शंका हो फिर पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आपके समझ आगे बहन जी? समझ में तो सर पूरा आ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे एक दो नौ का त्रिकोण बना है, हाँ, तो हर एक त्रिकोण का अलग अलग फल कथन होगा? हर त्रिकोण का अलग अलग फल कथन, क्योंकि अलग अलग जगहें हैं, हाँ, तो अलग अलग फल कथन होगा। इस प्रकार से एक की आकृति यदि दाहिने तरफ है और दूसरे जब बनाए तो उसको यदि बाई तरफ कर दिया तो भी फल कथन में अंतर आ जाएगा। ये जो मैंने नकल दी है, इसके जो कॉपी की है आपने, उसमें पूरा लिखा हुआ है। उसको सब प्रकार से समझ लीजिए। कई प्रकार के फल कथन हैं, उस खाली आपको बनाना है और फल कथन पढ़ के सुनाना है। फल कथन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आकृति बनाना आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि हर प्रश्नकर्ता का प्रश्न कुंडली अलग अलग बनेगी और हर प्रश्नकर्ता का अलग अलग आकृतियाँ बनेगी और उसके साथ फल कथन अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये मैंने कुंडली बनाई, इसे पहले घर में शनि की आकृति है, दूसरे घर में वो अलग आकृति है, कब्जल दाखिल है। लेकिन यदि आपने किया और इन्हें डाला प्रश्न, तो उसमें हो सकता है यहाँ कोई दूसरी आकृति आ जाए तो फल कथन में अंतर आ जाएगा। दोनों का पहला लग्न एक शरीर का फल कथन एक शरीर का नहीं होगा,
और जितनी बार आप भी यदि 2 बार डालेंगे, 2 बार प्रश्न कुंडली अलग बन जाएगी, अलग अलग फल कथन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जवाब है। मतलब सामने वाले ने जो प्रश्न किया है, हम सिर्फ उससे संबंधित त्रिकोण देख के हाँ, फल कथन होगा कि हमको सिर्फ उसी त्रिकोण को देखना है जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, हाँ। उससे संबंधित त्रिकोण। ये प्रश्नकर्ता का उत्तर नहीं है, ये है उसके मन की भावनाएं। क्या होगा यदि इस प्रकार का उसने किया तो उसका क्या होगा, बगैर कहे आप बता देंगे उसका भविष्य क्या होगा। यात्रा सकुशल लौटेगा, नहीं लौटेगा, काम बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा, ये आप बता देंगे। उसने तो नहीं पूछा, लेकिन आप बता सकते हैं। और किसी कोई शंका? गुरुजी, जैसे उसने नहीं पूछा, पर अपन ये जो जायजा बनाया है, हाँ, तो ये तो अपन ने उससे पास से चलवा के और फिर बना दिया। तो फिर वो अपने से प्रश्न तो करेगा कि प्रश्न ना करे तो भी त्रिकोण पद्धति से आप उसके विचार बता सकते हैं कि उसका क्या होने वाला है। अच्छा, ना पूछने पर ही बता सकते हैं आप। ना पूछने पर हाँ। हर उसकी चीजें फिक्स है कि ये वाली जो आकृति बनी है तो इससे संबंधित प्रश्न ये चीज हो सकता है और इसका जवाब ये है। हाँ, ये है। तो ये जैसे वैदिक पद्धति में बैठिए आप, वैदिक पद्धति में जब प्रश्नकर्ता आपके सामने आता और आपकी पहली दृष्टि पड़ती है तो चंद्रमा जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित उसका पहला प्रश्न होगा। ना कहे तो भी आप बता सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न ये प्रश्न मेरे से पूछने का है। ऐसे इस प्रकार से 4 प्रश्न उससे बगैर पूछे आप बता सकते हैं कि आप ये 4 प्रश्न है आपके बारे में, आपके मन में, और 4 प्रश्न मेरे से पूछते हैं और उनका ये उत्तर है। उसके पूछे बगैर ही चारों प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। वैदिक पद्धति में यहाँ तक है कि आज जैसे सोमवार है तो पिछले सोमवार को उसके जीवन में क्या घटना हुई थी ये आप आज बता सकते हैं। यदि मंगलवार है तो पिछले मंगलवार को क्या घटना हुई थी वो आप बता सकते हैं। यदि बुधवार है तो उस वक़्त क्या घटना हुई थी ये आप बता सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक का आप ये बता सकते हैं कि पिछले मतलब 7 दिन पूर्व क्या घटना हुई थी वो आप बता सकते हैं। खानों के मिला, नहीं मिला, दुर्घटना हुई, किसी से मुलाकात हुई, झगड़ा हुआ, क्या हुआ, ये आप एडवांस से बता सकते हैं। वो चाहे बोले चाहे ना बोले, ये वैदिक पद्धति में है। लेकिन जब रमल कुंडली में ऐसा नहीं है। रमल कुंडली में यदि है तो ये त्रिकोण पद्धति है। कुंडली बनाइए और कुंडली बन करके त्रिकोण के आधार पर से आप उसका बताते चले जाइए। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है यदि आप इस प्रकार के सभी त्रिकोणों को उत्तर करके यदि क्रम से लिखते जाए तो उसके पूरे जीवन की कहानी बन जाएगी कि तुम्हारा पूरा जीवन इस प्रकार चला, ये तुम्हारी कहानी है। तो उसके ऊपर प्रश्नकर्ता के ऊपर आपको प्रभाव पड़ जाएगा, इनको पहले ही मालूम है। इसका ताज़ा उदाहरण बताऊं। एक यहाँ पर बहुत बड़े कथाकार है और अच्छे विद्वान भी है, उनसे साहजिक मिलने के लिए चला गया। थोड़ी देर बैठा रहा, उनका हुलिया देखा, मन का आपका लग्न वृषभ होना चाहिए और तुम्हारी ये आपके होना चाहिए। मुझे मेरी तो कुंडली नहीं है, कुंडली बनाई, कुंडली बना के बराबर वृषभ लगने निकला, उनके पहली संतान पुत्र ही निकला और सारी बातें हुई। इस प्रकार से ये कोई ज्योतिष नहीं है, कोरा गणित। ये जो बागेश्वर धाम का जो शास्त्री है वो इसी कारण से आलोचना का विषय बना है क्योंकि वो अपनी सीमाएं को लांघ गया था। यदि आप अपने ज्ञान की सीमाएं लांघ जाएंगे तो आप भी आलोचना का पात्र हो जाएंगे। इसमें कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाएं तक ही हमको रहना है। उस सीमा से बाहर गए या तो आपका फल कथन गलत हो जाएगा या आप आलोचना का पात्र बन जाएंगे। और कुतर्की ऐसे कुतर्क करते हैं उनका आप जवाब नहीं दे पाएंगे और आपके ऊपर से विश्वास हट जाएगा। इसलिए इसकी सीमाओं का उल्लंघन कभी मत करिए। आपका जो ज्ञान है उसमें शिव ने भगवान ये देवी पार्वती कहा था, गुह्या भी गुही गोप्तम गोप्तम रक्ष पार्वती। हे पार्वती, इसको गुप्त से भी गुप्त रखिए इस विद्या को। और उसकी तुलना की है जैसे स्वनेरी पार्वती, जिस प्रकार की महिला अपने गुप्तांग को छिपा कर रखती है उसी प्रकार आपको भी इस विद्या को छिपा करके रखना चाहिए। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, जब भी फल कथन करिए उसके ऊपर किसी प्रकार अहंकार, किसी प्रकार ओवरलैपिंग ये नहीं करें आप। मैंने आगे लिखा है कि जिस प्रकार के न्यायाधीश अपने न्याय की कुर्सी बैठकर ही न्याय करता है, सर्जन अपने ऑपरेशन टेबल पर ही ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर ने भी अपना एक स्थान निश्चित करना चाहिए, वहीं बैठ करके फल कथन करना चाहिए। तो आपका स्थान निश्चित हो, प्रश्नकर्ता का स्थान निश्चित हो और फिर प्रश्न करते जाइए आप।
तो आपका उत्तर सही निकलेगा। चलते रास्ते यदि आप देखते थे साहब मेरा देखना, आम तरीके से क्या होता है, यदि कोई पुलिस वाला मिल गया तो उसको झगड़ा याद आ जाएगा, खाने की चीज़ दिख गई तो भूख लगाएगी और पीने की चीज़ दिख गई तो प्यास लगाएगी। यदि डॉक्टर मिल गया तो उसको बीमारी याद आ जाएगी और एस्ट्रोलॉजर मिल गया उसको अपने पत्रिका याद आ जाएगी। कई घटना है, एक को मालूम पड़ा कि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ तो पूरे परिवार की कुड़ियाँ ला के रख दी उन्होंने। तो इस प्रकार से यदि मैं अपनी सीमाएं को लांघ जाऊँगा तो मेरा फर्कतन गलत हो जाएगा और मैं झूठा सिद्ध हो जाऊँगा। तो इसमें ये जो मैंने त्रिकोण पद्धति बताई, इसमें भी आज यदि आप सीमाएं लांघ गए तो आपकी त्रिकोण पद्धति का फर्कतन गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में अभी तक जो कुछ हुआ इसके बारे में आपको कोई शंका नहीं है? नहीं, आपके मन में है शंका, बोलिए। सर हम लोग जो लग्न का निर्धारण करते हैं जी, लग्न का निर्धारण करते हैं, हाँ, या आगे की भी हम जो कैलकुलेशन करते हैं इसका पूरा, तो वो 15 भाव से करते हैं? नहीं, दो पद्धतियाँ हैं। ये वैदिक पद्धति के हिसाब से पहला घर ही लग्न कहलाएगा जी, और बिंदु गति प्रणाली के हिसाब से 15 घर के दूसरे क्रम के बिंदु को जब गति देंगे तो वो जहाँ रुकेगा वो लग्न कहलाएगा। इस प्रकार ये दो पद्धतियाँ हैं। तो सर 16वां भाव हम क्यों बनाते हैं? 16वां भाव क्यों बनाते हैं? 16 भाव अलग है। 16 भाव तो सभी का साक्षी है। 16 भाव यदि शुभ है तो जो कुछ आप फल कथन कहेंगे उसमें कुछ शुभता का आ जाएगा, और जो 16वां भाव यदि अशुभ है तो उसमें अशुभता का प्रभाव आता जाएगा। तो सर 16वें भाव में कौन सी आकृति होनी चाहिए? वो तो आपके प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका एक निश्चित थोड़ी है, कोई से भी आकृति हो सकती है, यानी आगम हो सकती है, निर्गम हो सकती है, शुभ आगम हो सकती है, अशुभ आगम हो सकती है, शुभ निर्गम हो सकती है, अशुभ निर्गम हो सकती है, शुभ स्थिर हो सकती है, अशुभ स्थिर हो सकती है, या शुभ दिशा हो सकती है, अशुभ दिशा हो सकती है। 4 प्रकार में शुभ अशुभ है, और कौन सा आकृति कैसी है इस प्रकार से वो आकृति शुभ अशुभ किस प्रकार से होगी। जो शकुन पंक्ति के हिसाब से 16 आकृतियाँ हैं उनके ग्रह, तो जो ग्रह का स्वामी होगा, जिस आकृति का जो ग्रह स्वामी होगा, यदि वो ग्रह शुभ है तो आकृति शुभ है, यदि वो आकृति का ग्रह अशुभ है, जैसे पहला ग्रह लय्यान का है, लय्यान का स्वामी गुरु है तो वो शुभ है, और सातवीं आकृति अपना अंकिश है, अंकिश का स्वामी शनि है तो आकृति अशुभ है, इसलिए अशुभ फल कथन होगा। इस प्रकार सभी 16 आकृतियों के ग्रह हैं, उन ग्रह के हिसाब से है। ग्रह अशुभ ग्रह 4 ग्रह वैदिक पद्धति में भी ईश्वरी पद्धति मानी गई है। शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अशुभ है। बुध जो है नपुंसक है, बाकी के शुभ है। इस प्रकार से इनके फल कथन में अंतर आता जाएगा। त्रिकोण पद्धति में लग्न को पहले घर को ही लग्न मानेंगे। हाँ, जो आपने प्रतिकुंडली बनाई है उसमें पहला घर लग्न है, लेकिन उसके आधार पर जब हम त्रिकोण बनाएंगे तो वो लग्न नहीं कहलाएगा। फिर जो तीसरा जो दोनों के गुणनफल से जो आकृति बनेगी वो उसका निर्णय कहा जाएगा, लग्न नहीं कहा जाएगा। यानी दोनों जो आकृतियाँ बनी उसका निर्णय कौन करेगा। आप दोनों में झगड़ा है, दोनों का मैंने सुन लिया, आप अशुभ है ये शुभ है, या ये अशुभ है या शुभ है, तो इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव क्या होगा उसका निर्णय मैं दूंगा। ये इस प्रकार से इनका होगा और इनके कथन होगा उसका। आप ऐसा समझाइए इनकी समझ में आ जाए, ऐसा समझाइए। पहले दूसरे भाव का हाँ, जो आपका 9वां भाव जो आएगा, हाँ, वो उसका वो देगा, डिसीजन देगा। हाँ, वैसे इसका जो भाव है ये त्रिकोण बनेगा किस आधार के पर? तो आकृतियाँ किस प्रकार से हम निर्धारित करेंगे? आकृतियाँ किस प्रकार से निर्धारित करेंगे? नहीं समझना। वो आकृतियाँ करेंगे हम 15 भाव से। 15 भाव में 6 प्रकार की आकृतियाँ होती, 2 बिंदु वाली, हाँ, और 4 बिंदु वाली अगर, तो 4 बिंदु की और 4 रेखा की इसको अमान्य किया गया है। तो बाकी बची, तो उसके आधार पर हम किन भावों का हम आपस में गुणा करेंगे और वो आकृतियाँ बनेंगी, उस हिसाब से आकृतियाँ बनेंगी। फिर से समझ लीजिए, 15 घर की आकृति के हिसाब से बताया कि हम किन घरों के आकृतियों का आपस में गुणा करके
पहले का दोनों साक्ष्यों का हम मालूम करेंगे और निर्णायक मालूम करेंगे। उस प्रकार से त्रिकोण बनेगा और उस प्रकार से आगे की आकृतियाँ बनेगी। तो ये 15 गण में 6 प्रकार की बनती है, 2 प्रकार की अमान्य कर दी गई है, जैसे चारों बिंदु और 4 रेखाएं हैं। बाकी बची 4, उनके आधार पर किन किन भाव को हम गुणा करके ये त्रिकोण पद्धति याद करेंगे, ये मैंने आपको बताया। इसमें आपकी कोई शंका हो फिर पूछ लीजिए। यू आर लेट कमर, हाँ बताइए आप। हाँ तो लेट कमर के लिए आते हैं, बोन फॉर लेट कमर। आप किसी पार्टी में जाइए तो आखिरी में हड्डियाँ बचती, बात है कुछ नहीं बचता, तो फिर हड्डियाँ चूस के चले जाइए आप। ये बताता है आपका लेट कमर का आपका बताता है कि आपको इस शास्त्र के प्रति श्रद्धा उतनी नहीं है जितनी दूसरे कार्यों के प्रति है। आप आज 1 घंटा पहले घर से निकल सकते थे तो टाइम पे आ जाती। ये श्रद्धा बताती है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा कितनी है। आज सुबह कॉलेज में आए थे तो मैं आज लेट हो गया, वरना मैं कॉलेज में अवेलेबल। वो छोड़ दीजिए, मैं आपकी श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। आपको क्या था क्या हुआ वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आपकी श्रद्धा इस शास्त्र के प्रति कितनी। आपकी श्रद्धा यदि मेरी शादी में आने की जरूरत है तो आप आधा घंटा पहले आ जाएंगे, नहीं होगी तो कहीं यार क्या कर रास्ते में मेरे को रिश्तेदार रोक लिया तो इसलिए लेट हो गया, तो मेरी शादी हो जाएगी, सब खा के चले जाएंगे, तब आएंगे। ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ये मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके प्रति उत्साह हो, जिसके प्रति हमारा लगाव हो, वो हम टाइम से पहले पहुँचते हैं। लगाव नहीं हम देर से पहुँचेंगे। यदि आपकी पत्नी को डिलीवरी होने वाली है, दर्द हुआ नहीं कि आप जल्दी से अस्पताल पहुँच जाएंगे, और यदि नहीं है तो अच्छा चलता हूँ, मैं ऑटो ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगी। तो ये श्रद्धा और हमारे उसके ऊपर निर्भर है कि हमें क्या है। स्कूल में जाना है, जैसे स्कूल में जाना है, सीखना है, अध्यापक से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है, आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे। नहीं चलते चलते यार तो खेल में लगे, डमरू कोई बजा रहा वो देखने में लगे, भले एक पीरियड जो हो जाए तो आपको कोई उसकी परवाह नहीं। ये श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है। और सारा विद्वान, सारी विद्या, सारा धन आपके श्रद्धा और विश्वास के निर्भर है। यदि किसी के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, यदि आपकी श्रद्धा मेरे प्रति नहीं है, तो जो कुछ मैंने कहा एक वेस्ट पेपर बास्केट का कागज फाड़ के हम बास्केट कागज डाल देते हैं, वो मेरी विद्या होगी। यदि मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है, मेरे पर विश्वास है, तो आप उसको यहाँ पे जो कुछ मैंने कहा घर जाके उसको देखेंगे, 10 बार उसका गुनाह करेंगे, 10 बार उसको देखेंगे, कहाँ गलती हुई है उसके बारे में पूछेंगे, और तब आप श्रद्धा पक्का करेंगे। ये श्रद्धा और विश्वास से शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा, श्रद्धा और सबूरी रखो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। सबूरी की बात होता है धैर्य रखो। एकदम से सभी को विद्वत्ता नहीं आती है, तो इस प्रकार हर कार्य के प्रति श्रद्धा रखिए और श्रद्धा से ही आपका होगा। प्रश्न कुंडली बनाइए, क्या है खिलौना है, क्या आकृति बना दी, खेल बना दिया, इससे क्या रखा है। यदि आपकी इस प्रकार से श्रद्धा है तो आप कुछ भी सीखने का आएंगे। श्रद्धा है कि भैया ये कोहली बना, ये मैं पासे डाले, ये आकृति बनी है, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर देगी और मैं सही गणित करूँगा तो सही उत्तर आएगी। ये श्रद्धा यदि आपकी है तो जो भी फल कथन करेंगे सही निकलेगी। और उसकी विधि है, कुंडली बनाइए, शुभ अशुभ देखिए, स्थिर स्वभाव देखिए, तत्व देखिए उनका, उनमें दृष्टि किसकी आ रही वो देखिए, किसके बारे प्रश्न है, प्रश्न का भाव कौन सा है। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो आपका उत्तर सही निकलेगा। ये आपकी श्रद्धा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आपकी श्रद्धा आपके स्वयं के ऊपर भी होना चाहिए कि जो कुछ आप बोलेंगे, गणित करेंगे, वो सही होगा, गलत हो नहीं सकता। इतना के ऊपर आप दृढ़ विश्वास है कि प्रश्न करता है, प्रश्न कुंडली डाली है, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैं उसको पढ़ करके, प्रश्न को समझ करके, प्रश्न का भाव समझ करके, उसमें पढ़ने वाले भावों को समझ करके, उससे साक्ष्यों को समझ करके सब यदि मैं देखता हूँ तो मेरा विश्वास है कि जो कुछ मैंने कहा वो सही है। यदि आपका आत्म के ऊपर विश्वास नहीं है, आपका डावाडोल हो रहा है, तो आपका उत्तर भी डावाडोल होगा। इस प्रकार से आप अपने पर विश्वास रखिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको घर जाकर प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल के सबसे पहले क्या देखोगे आप, सुबह से उठिए, पासा डालिए,
पहले देखिए कि आपको बदन फुर्ती है या नहीं है। मैंने बता दिया फुर्ती देखने का क्या आपका पॉइंट है हाथ का, इसको मध्य से दबाइए, दिन भर की फुर्ती बनी रहेगी। जिसको सीखना हो अभी वो सीख सकता हो फुर्ती का, कौन सीखना चाहता है आइए इधर, अपना पेन लेके आइए। हमारे दिन भर की जो ऊर्जा का जो हाथ है वो ये कोहनी का ये जोड़ और ये कलाई का ये जोड़, इसका ये मध्य, इसको मैं यहाँ दबाऊंगा, इनसे पूछूंगा कि कहाँ दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा नहीं हो रहा, अब हो रहा हाँ क्या थोड़ा सा जो दबाने से जो दर्द होता है वो वही हो रहा है। तो दर्द ज़्यादा कहाँ हो रहा है ये 3-4 जगह में बताते जाइए। अब दर्द ज़्यादा क्या, इससे पहले वाली ये दर्द है हाँ, अब इस पे कम है, ये दर्द, ये आपका बिंदु हुआ, यहाँ आप निशान लगा लीजिए। हाँ जहाँ मैंने दबा देना ये नहीं है, दर्द हो रहा हाँ अब कम कम हाँ, तो ये दर्द है, ये आपका है दिन भर की ऊर्जा का है। आप सुबह से उठ के इस बिंदु को दबाइए आप, तो आप दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी, फुर्ती बनी रहेगी, किस प्रकार का आलसी नहीं आएगी। ये है हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा का केंद्र ही, इसको है। ये सिर्फ दाहिने हाथ में होती, बाएं हाथ में नहीं होती। ये कितनी देर दबाना, कितनी देर दबाना, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, 5 बार दबाइए, 6 बार दबाइए, 7 बार दबाइए और इसे करते रहिए। तो ये इस प्रकार से मैंने बता दिया, जिसमें आकृतिक दबाइए, आपके दिन भर की ऊर्जा कायम रहेगी। तो ये कई विद्याएं ऐसी हैं ईश्वर ने हमको दे रखी है, बशर्ते कि हमको समझ जाए। यदि नहीं समझेंगे तो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो मैं ये बता रहा था, सुबह से उठिए, ऊर्जा बनाइए, उसके बाद पासे डालिए। पहला प्रश्न ये करिए कि आज मेरे से कितने लोग मेरे से मिलेंगे, आएंगे, कितने प्रश्नकर्ता आएंगे, वो मालूम करिए। फिर दिन भर देखिए उतने आए कि नहीं आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, और ज़्यादा आए तो क्यों आए, और मेरी गलती कहाँ हो गई। वो गलती को आप ढूंढिए, आपकी गलती समझ आइए, इस प्रकार डेली करते रहिए, तो 5-6 दिन में आपका फल का फल सही होने लग जाएगा। दूसरा देखिए आप कि आज मेरे मुलाकात किस प्रकार के लोगों से होगी, अच्छे होंगे, भले आदमी होंगे, क्रूर होंगे, विद्यावान होंगे, टेलर होगा कि किस प्रकार, बजाज होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार देखिए। फिर शाम को देखिए उस प्रकार के लोग आपसे मिले कि नहीं मिले। यदि नहीं मिले तो गलती कहाँ होगी, त्रुटि कहाँ पर होगी, त्रुटि सुधारिए। फिर खाली आकृति पर दृष्टि किसकी आ रही है, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये किस प्रकार से देखते जाएंगे तो आपके ऊपर खुद का आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और आपका इस शास्त्र के ऊपर विश्वास होता चला जाएगा। ये इस प्रकार से आज का मेरा दिन कैसे गुजरेगा, हंसी खुशी गुजरेगा, झगड़े झापड़े गुजरेगा, चिंता में गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ये भी उससे मालूम हो जाएगा। देखिए कि उस प्रकार से आपका पूरा दिन गुजरा कि नहीं गुजरा। तो 3 प्रकार के प्रश्न आप सुबह से उठ करके अपने बारे में देखिए, उसके बाद फल का तरीका जाप करेंगे, आपको स्वयं पर विश्वास बढ़ता जाएगा, तो प्रश्नकर्ता का उत्तर भी आप सही देते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अब पता माने नहीं माने ये आपकी मर्जी के ऊपर है, सबसे पहले आप अपने ऊपर आजमाइए कि मैंने भी यही कह किया था, इस प्रकार से मैंने अपनी विद्या ये सीखी है और इसको आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले स्वयं के ऊपर करिए। पहला प्रश्न, आज कितने प्रश्नकर्ता आएंगे, उसमें पुरुष कितने होंगे, स्त्रियाँ कितनी होंगी और नपुंसक कितने होंगे। नपुंसक छोटे बात के बच्चों को भी नपुंसक कहते हैं, और जो बड़े होते हैं वो उनको नपुंसक कहते हैं। तीसरा, उन लोगों को भी नपुंसक कहते हैं जिनमें काम वासना जागृत नहीं हुई है, चाहे उनको कोई भी मर हो, तो उनको भी नपुंसक कहते हैं। ये नपुंसक की आकृति हमेशा बुद्ध की होती है। यदि बुद्ध की आकृति आई है तो इतना वो नपुंसक होगा। उसे एकदम समझ कहिए कि तुम तो सारे जन्मजात नपुंसक हो, नहीं, इसको सोचिए कि आप ये कौन हो सकता है, बालक है, नहीं बालक है, नहीं बालक है, उसके बाद में उसके साथ से नपुंसक मानिए और देखिए उस प्रकार से लोग आपसे मिले नहीं मिलते। आमतौर क्या होता है, महिला ये साथ में बालक भी चला आता है, वो लगातार प्रश्न करता नहीं लेकिन साथ में आए, उसकी गिनती उसमें हो सकती है। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों आए, भाई बहन आए, तो एक पुरुष आकृति है, तो इस प्रकार से जोड़ा भी उसमें निकल सकता है।
मैंने पहले आपको बता दिया, वैदिक ज्योतिष में एक घर में 2 ग्रह हो सकते हैं, लेकिन रमन ज्योतिष में एक घर में 2 आकृतियाँ नहीं हो सकती। लेकिन वैदिक ज्योतिष में जैसे गुरु यदि लग्न में है तो गुरु दूसरे भाव में नहीं होगा, लेकिन वैदिक रमन ज्योतिष में यदि लग्न में गुरु की आकृति है तो दूसरे घरों में भी हो सकती है। ये थोड़ा सा फर्क है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें यदि आप प्रश्न है कोई शंका तो पूछ लीजिए, अभी शंका दूर कर देता हूँ। नहीं तो आकृति बनाने में आप गलती करेंगे और फर्क कथन गलत हो जाएगा। किसको क्या शंका है पूछ लीजिए। सर ऊर्जा के बारे में है जी, ऊर्जा के बारे में पूछना था। क्या ऊर्जा जैसे आपने ऊर्जा की चर्चा करी, मैं अभी तो प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ऊर्जा बीच में कहाँ से आ गई? ऊर्जा के लिए आप अलग प्रश्न करिए। चलिए ऊर्जा कब कर लिया, ऊर्जा का ही बता देता हूँ। ऊर्जा क्या अलग अलग समय पे अलग अलग फीलिंग हो सकती है इसमें? मैंने क्या बोला था आपको, उठते बराबर करिए, बाकी नहीं। दिन भर की ऊर्जा के लिए ये पॉइंट है, वो दिन भर आपकी ऊर्जा बनाए रखें। और एक ही बार करना है, दिन भर थोड़ी करें, खिलवाना नहीं है। ये किस प्रकार खेल में समझिए इसको। ये एक शास्त्र है, इसको विश्वास रखिए। जैसे पूजा हम कितनी बार करते हैं? एक ही बार करते हैं। इस प्रकार ये ऊर्जा भी सिर्फ एक ही बार देखी जाती है, दिन भर की ऊर्जा के लिए। तो ये प्रकार बताया था मैंने। सबसे पहले यदि इसमें आपको मास्टरी करना है, इसमें योग्यता हासिल करना है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक कक्षा में जैसे आप लोग ये 27 बैठे हुए हैं, इसमें से PhD करने वाले कितने होंगे? 1 या 2? तो गहन विद्या, गहन ज्ञान फैलाने वाले 2 होंगे, बाकी के फैलाने वाले नहीं होंगे। इस प्रकार से अपूर्ण विद्या, गलत विद्या फैलाने वाले ज़्यादा हैं और सही विद्या, गहन विद्या फैलाने वाले कम हैं। इस प्रकार से अफवाहें जो फैलती हैं वो ये लोग फैलाते हैं जो गहन विद्या वाले नहीं हैं। तो किसी भी अफवाह को सुनने के पहले, किसी भी समाचार को सुनने के पहले ये मालूम कर लो कि ये व्यक्ति है कौन, कितना इसका ज्ञान है, कितना इसको समझा है। जैसे बचपन में अपनी कहानी पढ़ा करते थे, एक खरगोश भागा जा रहा था, एक ने पूछा क्यों भाग रहा है? आसमान टूट के हमारे ऊपर गिर रहा है। वो सभी भागे चले जा रहे हैं। तो वह आसमान टूटा, ये कहा किसने? तो ये कोई नहीं बता पाया। तो ये इस प्रकार से अफवाहें फैलती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर को भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाह कुछ भी कहती रहिए, आंखों पर आए तो कुछ भी बोलता रहिए। ये बागेश्वर धाम वाला इसीलिए आलोचना का पात्र बन रहा है। ये अपनी सीमा बना रहा था, अफवाह को ध्यान देने लगा था। इसके ऊपर पट्टपूर्ति के जो साई थे उनका जवाब मेरे बहुत बड़ा पसंद आया। कुछ लोगों ने उनसे पूछा था, लोग आपकी इतनी आलोचना करते हैं, इसका जवाब क्यों देते हो? उसने एक ही जवाब दिया था कि मेरा जन्म ऐसे कुतकों का जवाब देने के लिए नहीं हुआ है। उसने किसी का कोई आलोचना का कोई जवाब नहीं दिया, सारी जिंदगी गुजर गई उसकी, उसने जवाब नहीं दिया। इस प्रकार आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो आप कोई जवाब मत दो। यदि जवाब दिया तो कुतर्क की आपसे ज़्यादा कुतर्क करेगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कई प्रकार के कुतर्क हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रश्न कुंडली में चौथा घर माँ का नहीं होता, पिता को होता है। 10वां घर पिता का नहीं माँ का होता है। क्यों होता है? इसमें कुतर्क है। कुतर्क ये है कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास कोई मुहूर्त पूछने के लिए आया, उसमें 10वें भाव में चंद्रमा है तो मान कर चलो वर्षा होगी उसके यहाँ। और चूंकि माँ दूध पिलाती है, वो भी जल का कारक है, इसलिए 10वें घर को माँ का मान लिया गया है। ये कुतर्क है, ये कोई सुतर्क नहीं है। इसी प्रकार तत्वों के बारे में हमारे यहाँ तत्व क्या है? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। और वैदिक तत्व क्या है? कहीं लिखा है अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और फिर जल तत्व। पृथ्वी तत्व जल तत्व के बारे में कुतर्क क्या है कि भगवान बारा पृथ्वी को समुद्र से निकाल कर ऊपर लाए थे, इसलिए पृथ्वी तत्व पहले हो गया और जल तत्व बाद में हो गया। रमन ज्योतिष में कुतर्क क्या है कि जब हम देखते हैं तो जल ऊपर दिखता है, पृथ्वी नीचे दिखती है, इसलिए जल तत्व ऊपर है, पृथ्वी तत्व नीचे है। यही इस प्रकार, लेकिन इसका ही शास्त्रों प्रमाण अभी तक नहीं मिला। तो लेकिन ताकि जो मानना हो, अब मेरे जैसे विद्वान ने कहा कि ये अक्सर हमारा अग्नि तत्व है, इससे सारी ऊर्जा भरी हुई। यदि ईश्वर नहीं तो आप कोई किसी का जवाब नहीं दे सकते, कोई विचार नहीं कर सकते, किसी का निर्णय नहीं कर सकते। ये है हमारे लंग्स, इसमें हवा भरी जाती है, इसलिए वायु तत्व हो गया। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये जल तत्व हो गया। और पेड़ पृथ्वी से लगे रहते हैं, इसलिए पृथ्वी तत्व हो गया। ये कुतर्क है। लेकिन कुतर्क में कुछ सार है। इस प्रकार से आप समझेंगे तो ग्रहों की जो आकृतियाँ हैं
उनमें तत्व भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहला अग्नि तत्व होगा, दूसरा वायु तत्व होगा, तीसरा जल तत्व होगा और चौथा पृथ्वी तत्व होगा। तो इस प्रकार से इनके तत्वों की आकृतियाँ कही जाएंगी। फिर शुभ अशुभ मैंने बता दिया, जिसके ग्रह शुभ है वो शुभ आकृति है, जिसके ग्रह अशुभ है तो अशुभ आकृतियाँ हैं। शनि मंगल राहु केतु ये अशुभ है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को क्रूर ग्रह माना है, रमन ज्योतिष को शुभ ग्रह माना है। यह अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह नहीं माना इसको शुभ ग्रह माना है। इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। प्रश्न कुंडली में भी सिर्फ दशम घर चौथा घर को अलग माना है, बाकी कुछ नहीं है। रमन ज्योतिष में प्रश्न के लिए सिर्फ 12 घर है, इसमें 16 घर होते हैं, लेकिन 16 चौथे से 4 घर है, 13, 14, 15, 16 ये रमन ज्योतिष के लिए है, प्रश्नकर्ता को जवाब देने के लिए नहीं है। तो ये इस प्रकार से समझ लीजिए। जब आप प्रश्न का उत्तर देने जाए, ये देखिए कि जो प्रश्न है उसका घर कौन सा है, किस घर के उससे देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, उस प्रकार करना चाहिए। मैंने इसके अलग से बताया, अब मैं उसको आपको बताता जाऊंगा किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस प्रकार से समझ करके उसको उत्तर देना चाहिए। तो मैंने पहले बताया था आपको, ये मैंने लिखा था पहले। सबसे पहला प्रश्न है किस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कुंडली के किन वहाँ पर विचार करना चाहिए। मान लो प्रश्न है प्रमोशन या वेतन वृद्धि के बारे में, तो प्रश्न कुंडली के घर, पहला घर, 5वां घर, 7वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर, 14वां घर देखा जाता है। इन पर विचार क्यों करना चाहिए। पहला घर प्रश्नकर्ता का है, 5वां घर उसकी विद्या का है, 7वां घर सामने वाले का भागीदार का है या अफसर का है, 10वां घर राज्य भाव का है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है और 12वां घर 14वां घर खर्च और उसका है कि कहीं इसे रिश्वत तो नहीं देना पड़ेगा। कि इन भावों पर विचार करके यदि आप कहेंगे तो प्रमोशन ये बेहतर वृद्धि का उत्तर सही निकलेगा। दूसरा है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। यदि ये प्रश्न है तो उसे घर देखना पड़ेंगे, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, 6ठा घर, 8वां घर और 11वां घर। पहला घर स्वयं के बारे में, उसकी आकृति देख करके प्रश्न कुंडली देखेंगे, ये आकृति किस प्रकार की है, ये आकृति का स्वभाव क्या हो सकता है। 5वां घर है उसकी विद्या का, ज्ञान का, कि उसका ज्ञान कितना है। 9वां घर उसके भाग्य का, उसका भाग्य क्या बोल रहा है। 6ठा घर है बीमारी का, बीमारी किस प्रकार की है, वो ठीक होगी नहीं होगी या गंभीर है, साधारण प्रकृति क्या है। और 8वां घर है उसका ये आकृति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और क्या करवा। 11वां घर है आपकी इच्छा पूर्ति का, ये इसकी बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी। और 12वां घर भी इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 12वां घर होता है उससे छुटकारे का। यदि अस्पताल भर्ती है तो यदि 12वां घर निर्गम है तो अस्पताल से उसकी छुट्टी मिल जाएगी। और यदि इस प्रकार से तो ये बीमारी के बारे में देखा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि जो कार्य कर रहे हो आप उसका परिणाम कैसे होगा। उसमें 3 घर देखे जाए, पहला घर, दूसरा घर और 13वां घर। 13वां घर साक्षी है, पहला घर तुम्हारा खुद के विचार है और दूसरा घर जो है उसके करने का, पूर्ति करने का आपकी उसके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से पहला घर, दूसरा घर और 13वां घर देखा जाता है। उसके बाद में व्यापार या नौकरी है कि व्यापार करें या नौकरी करें, उसे कौन कौन से घर देखने चाहिए। उसके बाद पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, छठा घर और चौथा घर। छठा घर इसे देखते ही देखा जाता है। तो छठा घर जो है वो हमारे जो भागीदार है वो कॉम्पिटिटर है, उनको भी देखा जाता है कि छठे घर से हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चौथा घर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कि हम इसी जगह रहकर काम कर सकते हैं कि हमको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा घर है हमारी आय का, कोष का, कि हमको कितनी आय मिलेगी, हम इससे कुछ पैसा इकट्ठा कर पाएंगे कि जो गए वो जगह भी खर्च करके चले आएंगे और नंगे नवाब के लिए घर होकर चले आएंगे, कोई पैसा कमा के नहीं लाएंगे। और पहला घर हमारे खुद की मनोवृत्ति के बारे में। इस प्रकार जो हम दवाई खा रहे हैं, बीमार जो दवाई खा रहा है तो उसके लिए हितकारी है या नहीं है, उसके लिए है छठा घर कि छठा घर की क्या बीमारियां हैं। इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए कि जब ये शास्त्र लिखा गया था तब सिर्फ 8 प्रकार की बीमारियां मानी थी। दक्षा प्रमाण सकृत रुद्र निश्वास संभवा जरो श्रद्धा पृथक दंड संघाता गंतुज स्मृता। ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, ये उसका श्लोक है। तो त्रिकोण उसमें वाक
पित्त और कफ, ये 3 हो गए। फिर इनके जोड़े आएंगे, वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, ये 3 3 6। उसके बाद आगंतुक, आपस में कोई घटना हो गई। और 8वां है हमारा पूर्व जन्म के अनुसार हमको भुगतना पड़ता है ये। अब पहले तो 3 थे, आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं कि उसमें हमको तर्क लगाना पड़ता है कि ये बीमारी किस कारण से हुई होगी। वात के कारण हुई है, पित्त के कारण हुई है, नम के कारण हुई है, के कारण हुई है। जो मेरा अनुभव ये बता दूं, जितनी भी बीमारियां होती हैं आपके पेट के कारण होती हैं, आपके हजमा शक्ति के कारण होती है। आपकी हजमा शक्ति ठीक है या नहीं है, इसके लिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। आपको बगैर कहीं डॉक्टर से जांच कराए, बगैर लेबोरेटरी जांच कराए, आप खुद जांच कर सकते हैं कि आपकी हजमा शक्ति सही है कि नहीं है, और इसके कारण कोई बीमारी तो नहीं है। जितनी बीमारियाँ होती हैं हमारी पेट से शुरुआत होती है, वही बात के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो जिस प्रकार से चौपाया जानवर मल त्याग करता है, एक ही मरतबा पूरा मल त्याग हो जाता है और उसमें का आपस में उन गुप्तांग में कोई चिपकाव नहीं रहता। यदि ऐसा आपका है, एक ही मरतबा पूरा मल यदि आपको निकल जाता है, तो समझ लीजिए आपके हजमा शक्ति ठीक है, आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती। तो ये क्यों होता है, इसका भी एक कारण है। आप ये देखें, मजदूर का बच्चा सूखी रोटी खाता है और एक धनवान का बेटा बादाम पिस्ता दुनिया भर के करके चबरपरास खाता है, सब कुछ खाता है। तो भी जो मजदूर के बेटे में जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो धनवान के बेटे नहीं, वो थक जाएगा। उछल कूद कर सकता है, चिल्ला सकता है, जो रोड के ऊपर चक्का जाम कर सकता है, चिल्ला सकता है। तो लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि जब मजदूर का बेटा जो कुछ खाता है वो अपने मुंह के लार के हिसाब से घोटता है, और जो धनवान का बेटा है वो बिस्कुट को भी चाय में भिगो के खाएगा। वो लार में टोस्ट को, बिस्कुट को भी लार में लिक्विड में मिला करके घोटकता नहीं है। इस प्रकार लार का उपयोग नहीं कर पाता। लार के बारे में यहाँ तक उपयोग है, यदि कोई व्यक्ति 9 साल तक यदि नमक का उपयोग नहीं करेगा तो इतना जहरीला हो जाएगा, यदि किसी काट खाए तो सांप जैसा तड़प तड़प के मर जाएगा। पहले ज़माने में शायद आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी कि नाग कन्याएँ पाली जाती थी, राजा लोग नाग कन्याएँ पालते थे, उनको नमक नहीं दिया जाता था, तो वो दुश्मन के कैंप में भेजी जाती थी, वो किसी कारण से उसको काट खाती थी और वो मर जाता था। तो ये था हमारा। तो यदि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका भोजन कितना है। पहले सुबह से उठिए, सूखी रोटी खाइए। सूखी रोटी आपके शरीर में मिल करके कितनी रोटी घोट सकते हो, शायद 1 या 2 खा पाओगे, बाकी नहीं खा पाओगे। बाकी जितनी आप भोजन करके डेली खाते हो वो आप पेट के ऊपर अत्याचार है और आपका वही बीमारियों का कारण है। इस प्रकार से हम हमारे शरीर को देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, डार्विन की थ्योरी है कि मनुष्य पुरुष से बना है, एक जानवर से पुरुष बना है, वो किस प्रकार से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। इसका सबसे पहले बताऊं आपको, जब हम चलते हैं और जानवर जब चलता है, जानवर जब चलेगा, यदि आगे का दाहिने पैर यदि उसने आगे था तो पीछे का बाएं पैर आगे होगा, और यदि चलते वक्त अगला बाएं पैर आगे रखा तो पिछला दाहिने पैर आगे होगा। इस प्रकार जब भी हम चलते, किसी को चलते देख लीजिए, यदि चल रहा है और हाथ हिल रहा है, यदि दाहिना हाथ आगे गया तो बायां पैर आगे होगा, और बायां हाथ यदि आगे गया तो दाहिने पैर आगे होगा। ये हमारी तुलना है। इसे आप चल के देख लीजिए, नहीं चाहे किसी जाते वाले को देख लीजिए, तो अभी मेरे को बता दीजिए ये कितना सही है। दूसरा मापदंड है, जब भी जानवर जमीन पर बैठेगा, व्यक्ति जमीन पर बैठेगा, पैर फैला के नहीं बैठता। पुरुष बैठेगा, व्यक्ति बैठेगा तो पैर सिकुड़ा कर बैठेगा, चाहे किसी भी आसन बैठे। और जानवर जब बैठता बीमार नहीं होगा तो वो भी पैर सिकुड़ा के बैठता है। ये हमारी उनकी तुलना है। एक और है, जब हम किसी को प्यार करते हैं
तो उसका चुम्बन लेते हैं और जानवर उसको चाटता है। दूध पीते बच्चे को कि माँ कितनी फिक्र करती है आपको मालूम है, थोड़ा भी उसको चलाए, किसी ने चलाया, किसी ने हाथ लगाया तो दौड़ के आएगी, उसको बचा लेगी। जानवर देखो, गाय के बच्चे देखो, दूध पीता है, यदि जानवर का बच्चा है, गाय का बच्चा है, आप हाथ आ गए वो मारने में दौड़ेगी। चिड़िया है तो आपको काटने दौड़ेगी। ये आकृति हमारी बताती है कि हम जानवर से डार्विन की थ्योरी पूर्ण सिद्ध है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है मत्स्यावतार, कच्छावतार, ये जितने भी अवतार हैं ये उसी के स्वरूप है। तो हम वहाँ से बढ़े और वहाँ से मनुष्य बने, तो एक प्रकार का है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हमारा क्या है, किस प्रकार नहीं है। एक तो दूसरे आपको आकृति बताऊँ, यदि आपको मल त्याग करने में जोर लगाना पड़ता है तो इसका अर्थ है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब है, आंतड़ियाँ खराब है। आंतड़ियों का ये हिस्सा है, इसको आप दबाइए, इसको दबाते रहिए, धीरे धीरे 5-6 दिन में आपका मल त्याग सरलता से होने लग जाएगा। इसी प्रकार हमारी किडनी खराब है कि नहीं है, हमको डायलिसिस की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। तो उसका एक मापदंड है, जब आप पेशाब करने जाते हैं, महिलाएं शायद बुरा न माने, कि हमारी जो मूत्र की जो धार है वो दोनों पैरों के अंगूठों के बीचों बीच जाती कि नहीं जाती है। यदि दोनों अंगूठों के बीचों बीच नहीं जाती है, बाकी तेजी जाती है, यह 2 धारा जाती है, मतलब हमारा मूत्राशय खराब है, उसको सुधारना पड़ेगा। दूसरा उसके लिए है हमारी ये उंगलियां हैं, आखिरी उंगलियां दोनों हाथों की, इसकी ये जोड़ है, इनको दबाइए, इनको दबाते रहिए, धीरे धीरे का जब दर्द कम हो जाएगा आपका ये डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी किडनी वगैरह ठीक हो जाएगी और मूत्रदाग का खराब सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि हमारा शरीर किस प्रकार से, किस प्रकार क्या नहीं है। तो इसके बारे में यदि आपको कोई प्रश्न से पूछ लीजिए मेरे सभी, तो मैं फिर भूल जाऊँगा, मेरे भूलने के आकृति होते हैं, भूल जाता हूँ बात करते करते। है किसी को कोई शंका? हाँ बोलिए। नहीं तो आप मुझसे को आता है, चश्मा ठीक कर, चश्मा है सर, मेरे को कंगा दिखा। और आपको बहन जी दूसरा आपको नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ शंका न हो। हाँ बोलिए। नहीं कुछ भी नहीं पूछना मुझे। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं झेपिए मत। नहीं झेपने वाली बात नहीं। नहीं मैं कुछ बातें ऐसी बोली जो महिला के सामने नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ज्ञान मेरे को ज्ञान बांटना है। तो इसे उपस्थित से कितने व्यक्ति कर सकते हैं कि उनको मल त्याग सरलता से होता है और मूत्र त्याग में कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा है हर व्यक्ति को सुबह उठते बराबर अपनी नाभि को चेक कर लेना चाहिए, उससे भी हमारा पेट की अतड़ियाँ, पेट का आमाशय ये भी सुधर सकता है। इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। पुरुष है, आप पहले जमीन के ऊपर बगैर तकिए के, बगैर गादी के आप फ्लैट जमीन पे लेट जाइए, पैर दोनों पैर के एड़ियाँ आपस में मिली हुई हो, पैर ढीले हो, हाथ ढीले हो। नाभि से यदि पुरुष है, नाभि से निपल को नापिए, दोनों निपल को, यदि छोटी बड़ी नहीं है, दोनों बराबर है, मतलब आपकी आंतड़ियाँ ठीक है, आपका आमाशय ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। महिलाएं हैं तो नाभि से पैर के अंगूठों को देखिए कि छोटी बड़ी दूरी में कोई अंतर तो नहीं है। यदि अंतर है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के कई तरीके हैं। एक तो है पैर का अंगूठे के नीचे का जो धारियां हैं, जहाँ अंगूठा और पंजा जुड़ा है उसके बीच जो धारियां हैं, उन धारियों को आप दबाइए तो आपकी नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। फिर उसको 3-4 बार देखिए और हमेशा खाली पेट देखिए तो आपको सही निकलेगा, आपके पेट की बीमारी दूर हो जाएगी और आपका हजमा ठीक होने लगेगा। तो पहले सबसे पहले बताया आपकी ऊर्जा देखिए, आपकी नाभि देखिए, उसके बाद मलत्याग देखिए, मूत्रत्याग देखिए। यदि इस प्रकार देखते रहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको न चला कोरोना होगा न कोई बीमारी होने वाली, टाइफाइड वगैरह कुछ होगा। तो ये हमेशा बीमारी हमारे पेट से शुरुआत होती है। और ये देखिए कि पहले शास्त्र जब बना था तो 8 प्रकार की बीमारियाँ थी, आज तो हजारों प्रकार की बीमारी है। दांत दर्द है तो दांत दर्द के कई कारण है, सिर दर्द है तो उसके कई कारण है, पैर दर्द है, पैर दर्द है, घुटना दर्द है, उसके कई कारण है। घुटना दर्द का भी एक इलाज है। अब जिसका घुटना दर्द हो आइए बता देता हूँ क्या होता है। किसी का घुटना दर्द हो रहा, आइए
किसका हो रहा है ये? आपका हो रहा है? किसका? आपका ये? इसका पहले बताया था आपने, किया नहीं यार? सर वो वाला किया था तो और दर्द में तो आराम मिला था रात को सोने में। हाँ, तो ये है इनका, ये घुटना दर्द करता है, ये घुटने दर्द के कारण ये घुटने का जोड़ और ये पंजे का जोड़, इसका ये मध्य है। यदि दाहिना है इस हड्डी के दाहिनी तरफ और यदि बाएं है इस हड्डी के बाएं तरफ, यहाँ मध्य में दबाइए और ये आपका घुटने का दर्द कम हो जाएगा। क्या? और ये पूरी नस यहाँ से यहाँ तक की है। अब ये अपना अनुभव से सुनाएंगे, आप अपना अनुभव सुना दीजिए। उस दिन जब सर ने बताया था और मैंने सर यहाँ पर दबाया था, तो मैं जब भी रात को सोता हूँ तो मेरा एक्चुअली पैर बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता इसलिए, और फिर उसको दबा करके रखा और फिर ज़्यादा लगा तो आधा घंटे तक ऐसे बस पकड़ के बैठा हुआ था। और जब रात को लेटा था तो एक बार में फिर पैर सीधा हो गया। ये फर्स्ट टाइम में ही हो गया था, मतलब दर्द में भी आराम पड़ता हूँ, बिना अकड़न के वो पैर सीधा हो गया था। हाँ ठीक है बेटे, मैं आपको बड़ा आभारी हूँ जो मेरी विद्या का प्रयोग किया आपने। मैं बड़ा आप लोगों का एहसान में ले जाता हूँ, जो विद्या में बताता हूँ उसका जब आप प्रयोग करते हैं और उसको सफलता मिलती है। वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है। हाँ, ऐसे कहीं तो भी मत दबा देना, नहीं तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा। जो पॉइंट ढूंढना आता है आपको, तो फिर क्या हाँ किया आप? नहीं, किस साइड दबाते हैं सब पूछ रहे। दबाना उतना महत्वपूर्ण है जितना पॉइंट ढूंढना महत्वपूर्ण है। सही पॉइंट को ही दबाया। क्या? पैर दर्द कर रहा, नाक दबाओगे तो क्या दर्द ठीक हो जाएगा? पैर दर्द, घुटना दर्द का यहाँ दबाओगे ठीक होगा? नहीं होगा। इसलिए उसको पॉइंट ढूंढना पड़ता है। पॉइंट ढूंढने की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद करिए। गलती जगह करोगे तो यदि थोड़ा दर्द हो तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा गलती मत करिए, और नहीं तो फिर आप वहाँ जाके गाड़ी दे जाने कौन आ गया था घुराऊ जाने का उल्टा सीधा बता गया। आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपके दांत देख करके। वो करती होगी, ये लोग नहीं करेंगे। वो हाँ? करती है, हाँ? ये नहीं करेंगे, वो करती है। नहीं, बहुत सभी करते हैं। कुछ ही है ऐसे जो नहीं करती, जिनको मैंने विद्यादान दिया है। मुझे विद्या का आधा को जो पुरस्कार पा रही है, आज राज्यपाल से पुरस्कार पाया एक महिला ने, उसको मैंने किस प्रकार से किया। हमारे समाज में बहुएं जो है, जो शादी होकर के आती हैं, वो ससुर से पर्दा करती हैं। मैं अपने भांजे की शादी में जा नहीं पाया था। बाद में गया, जब शादी वादी हो गई तो बहू ने परोसा मेरे को, तो मैंने देखा कि वो पर्दा नहीं कर रही थी, बिल्कुल साधारण थी। मैंने कहा मेरे को अचार चाहिए, तो अचार के बनने लगे तो उसका फफूंद था। तो उसने कहा ये इसमें तो फफूंद आ गया। मैंने कहा फफूंद नहीं आई है, इसे नमक कम है, इसे नमक और डाल दो। नमक डाला उसने। दूसरे दिन जब मैं खाना खाने बैठा, उन्होंने कहा देखो बिल्कुल आपने बताया था, फफूंद दूर हो गई। मेरी समझ में आ गया कि इसमें झेप नहीं है, अपनी गलती स्वीकार कर रही है, तो ये आगे बढ़ सकती है। उसको फिर मैंने आगे बढ़ाया और उसको शॉर्ट स्टोरी लिखना सिखाया और उसको राज्यपाल से पुरस्कार मिला है। इस प्रकार से हुआ था। तो ये किस प्रकार, खाली एक बात पर से उसने मेरे को आचार वापस ला के बता दिया कि हाँ इसमें फफूंद नहीं है। इसका मतलब उसको गलती बताने में किस प्रकार झेप नहीं थी। तो हमेशा मनुष्य का चेहरा, उसका हाव भाव, उसका पूरा स्वभाव बता देते हैं। अब कल का ही किस्सा है। कल यहाँ पर एक विद्वान अभी मैंने कहा था, उनका खाली आकृति जाके देखी। मैंने कहा तुम्हारा लग्न वृषभ लग्न होना चाहिए और तुम्हारे से पहला संतान पुत्र होना चाहिए। पैर में बता दिया पुत्र को ज़्यादा दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, तो स्वीकार कर लेना होती है। प्रश्न कुंडली वो उसका जन्म कुंडली बन का नहीं है, जस कुंडली बना बताती वही वृषभ लग्न था और पंचभाव मेरा होता हो गया बराबर। तो ये होता है, हमारा चेहरा, हमारा हाव भाव, हमारी आदतें हमारे सब बता देती हैं कि हमारी कुंडली कैसी है। या तो कुंडली के हिसाब से आपके बारे में बता सकते हैं, या आपको देख करके कुंडली बता सकते हैं। तो ये अनुभव की चीज़ है। जितना अनुभव आप करते जाओगे, देखते जाओगे, खाली देख करके चला आपने मेरे को देखा, मेरे बारे में आपका कोई विचार नहीं। ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, क्या हूँ, ये नहीं कह सकते। क्यों कि आपकी दृष्टि, मैं तो कुछ बोल रहा हूँ उसके ऊपर है, मेरे शरीर पर नहीं है कि मेरे क्या आकृतियाँ हैं, क्या आते हैं, क्या नहीं है। तो ये ज्योतिष में
ये भी हमको देखना चाहिए। फिर शकुन, ज्योतिष में शकुन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ रमन ज्योतिष इसका वैदिक ज्योतिष का, जिस प्रकार यदि मान लो कोई प्रश्नकर्ता आपके पास आता है, पहली दृष्टि जब आपको पड़े वो देखो उस वक्त लग्न क्या था, कौन सी राशि का लग्न था और चंद्रमा कहाँ था। चंद्रमा उस राशि के लग्न में जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित उसका पहला प्रश्न होगा। तो इसको आप आजमा करके देख लीजिए। अभी मैं 2 दिन और 2 दिन में मैं आपका अनुभव सुनना चाहूँगा कि आपका कितना पुरता सही है और वो उसका पहला प्रश्न वही है कि नहीं, और वही प्रश्न लेकर आपके पास आया कि नहीं आया, ये देखिए आप। इस प्रकार से आप 5 प्रश्न उसके मालूम कर सकते हो कि क्या प्रश्न लेकर के आए। पहला प्रश्न आज बोलिए, हाँ बोलिए ना। बोलना चाहती हूँ कि आलोचना में किसी भी व्यक्ति की अगर कोई बात है तो वो उसी से कह देती हूँ, मैं किसी दूसरे या तीसरे से कभी नहीं कहती। हाँ जी, आप जैसा बोल रहे हैं ना आलोचना का, तो नहीं जाके जो बच्चों को कहती होगी क्या उसके जैसा काम करता अगर है। मुझे इसकी कोई बात बुरी लगी ना तो मैं इसी से बोलूंगी। हाँ बोलोगे ना, लेकिन इसी से ही बोलोगे ना। आपके पेट में तो नहीं रही, नहीं रखूंगी अब नहीं। वही तो मैं कह रहा लेकिन दूसरे तीसरे व्यक्ति से कभी नहीं बोलूंगी। न बोलो, लेकिन आपके पेट में तो बात नहीं रही, रहती नहीं। यही तो दिक्कत है, यही तो मेरा कहना है। लेकिन बस ये है कि जिससे कहना है ना उसी से कहूंगी। नहीं कुछ हो तो पेट में रही तो नहीं। हाँ जी बोलिए, आप तो गुरुजी जैसे आपने ये वाली चीज कही कि प्रश्नकर्ता जब आपके पास में आए उस वक्त का लग्न देखिए। हाँ जी, लग्न में जिस भाव में चंद्रमा होगा उस भाव से संबंधित लग्न में नहीं मतलब उस कुंडली में कहाँ जाए, किस भाव का, जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित व्यक्ति आपके पास का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न होगा। हाँ। और बाकी के प्रश्न फिर गुरुजी? बाकी प्रश्न दूसरे से, ये तो मैंने एक आपको टेस्ट बताया। अच्छा, बाकी प्रश्न दूसरे ग्रहों के आधार के आधार से। इस प्रकार से आप कम से कम 4 प्रश्नों का उत्तर उसके बगैर पूछे कह सकते हैं कि आप ये आपकी समस्या है, ये बहाना लेकर के मेरे पास आप आए। तो मतलब पहला प्रश्न तो चंद्रमा जिस पहला तो चंद्रमा से श्योर है। हाँ। फिर दूसरा प्रश्न इसके 4 है, उसका अलग तरीका है, उसके फिर कभी बता दूंगा मैं। पहला प्रश्न तो आप करिए, कल मेरे को आकर के बताइए, है ना। पहले चंद्रमा का आपका पक्का हो गया, बाकी के मैं 4 दिन दूसरे बता दूंगा। यहाँ तक आप बता सकते हैं, जैसे आज का सोमवार है कि पिछले सोमवार को क्या घटना हुई थी, क्या खाया था, ये भी आप बता सकते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी फिर क्या देखेंगे? हाँ वही जो बता रहा हूँ, ये जो चंद्रमा से ही पता लगेगा। चंद्रमा की बता सकते हैं, और पिछले उसके आज सोमवार में पिछले सोमवार को क्या हुआ था ये भी बता सकते हैं। जिस दिन प्रश्न पूछने आएगा उसके पीछे उसी वार को क्या घटना हुई ये बता सकते हैं आप। कहीं गया था, झगड़ा हुआ था, काम हुआ नहीं हुआ, काम बिगड़ गया, क्या हुआ, क्या खाने को मिला, क्या नहीं खाने को मिला, देर से मिला, जल्दी मिल गया, चरखा मिला, मीठा मिला, क्या मिला, ये आप बता सकते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोरा गणित है कि हमारा गणित कितना सही है, हमारा ध्यान कितना सही है, हम देह कितना सही है, उसके ऊपर निर्भर है। आप किसी के ऊपर भी प्रभाव डाल सकते हो कि क्या बात ये है। हम चेहरा देख करके यदि मैं किसी का कुछ बता सकता हूँ तो ये कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं है, ये कोरा गणित है। अब इसको मैं सिद्धि बताने लगूँ, हाँ मेरे पास तो ईश्वर सिद्धि है, मेरे को ईश्वर दर्शन है, हनुमान के दर्शन होंगे, यदि मैं ऐसा कहने लगूँगा तो ये मेरी जिसे कहते हैं प्रगल्भता, अपने आप को बड़ा बताना, ये हो जाएगा। मैं पुलिस में भी रहा, पुलिस में यही करता था। मैं कभी किसी को बगैर पूछे किसी को राय नहीं देता था, वो पूछे बगैर वो सही राय देता था, चाहे मेरे में बुरा लगता है। कईयों को बता दिया कोई तुम्हारा ये हुआ था, इस प्रकार से हुआ था, इस प्रकार से हुआ था, पूरी घटना बता देता, वो चाहे बताए चाहे न बताए, ये था है। तो ये मैंने पहले बताया, यदि आपका ध्यान अच्छा है, आपकी दृष्टि एकाग्रता आपकी अच्छी है, तो आप ये बता सकते हो कि ये पूर्व जन्म में कौन है। आप अपने स्वयं के बारे में जान सकते हो कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। उसका ध्यान करिए, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी खुद की आंखों में देखते जाइए। 4 से महीने प्रैक्टिस बाद में आपका शरीर गायब हो जाएगा, सिर्फ हड्डी का ढांचा दिखेगा।
शरीर नहीं दिखेगा आपको, कपड़े नहीं दिखेंगे, नगद नहीं दिखेंगे, आप सिर्फ हड्डी के ढांचे दिखेगा। तो हड्डी के ढांचा देखो किस जानवर से, किस व्यक्ति से, किस प्रकार व्यक्ति से मिलता है, वही आपका स्वभाव है, वही आपका पूर्व जन्म था। इस प्रकार से आप मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका ध्यान कितना कितनी एकाग्रता होती है। तत्काल प्रत्युत्पन्नमति, हमारे आत्मविश्वास कि हम इसमें से बच सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतान न होने में दोषी कौन है? आम तरीके से संतान नहीं होती है तो महिला को दोषी मानी जाती है, ये भांज है, लेकिन उसमें पुरुष की गलती कभी नहीं मानी जाती। एक तो मैंने पहले बताया था कि बगैर आप प्रश्न कुंडली के, बगैर उसकी कुंडली देखे आप मालूम कर सकते हैं कि किसकी गलती है, महिला की गलती है या पुरुष की गलती है। वही पीठ देख करके आप मालूम कर सकते हैं कि किसके कारण से इसको संतान नहीं हो रही है। दूसरा ज्योतिष में है, जैसे देखिए प्रश्न कुंडली का पहला भाव निर्बल हो तो पति, फिर 8वां भाव निर्बल हो तो पत्नी दोषी होती है। तो ये देखिए आप किसका भाव निर्बल है, प्रश्न कुंडली से मालूम कर सकते हैं किसका भाव निर्बल है। तो उसमें यदि 8वां भाव निर्बल है तो पत्नी दोषी है, और पहला भाव निर्बल है तो पुरुष दोषी है। कि निर्बल और बल का मैंने आपको पहले बताया, यदि आकृति अग्नि ग्रह की है और जल ग्रह में जाकर के बैठी हुई है तो निर्बल हो जाएगी, और इस प्रकार पृथ्वी तत्व की आकृति है, वायु तत्व जाकर बैठी निर्बल हो जाएगी, या इनकी दृष्टि तो निर्बल हो जाएगी। इस प्रकार से आपको बल निर्बल इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हो सकता है। और यदि पत्रिका नहीं है तो आप सिर्फ पीठ देख करके मालूम कर सकते हैं कि पुरुष को गलती की नकली गलती है। आम तरीके पर लड़के या लड़की देखे जाते हैं, शादी विवाह लायक होते हैं, तो काय के लिए देखते हैं? संतान प्राप्ति के लिए। तो ये तो मालूम करो कि अपने आप पुत्र के लिए या पुत्री के लिए जो लड़का लड़की देखे जा रहे हैं वो उस लायक होने के नहीं है। तो बगैर कुंडली देखे, बगैर कुछ बोले आप उनकी चल के आ सकते हैं। इस प्रकार से अब किसको ज्ञान है मैंने बताया था आकृतियाँ, किसको मालूम नहीं, आपको मालूम है जी नहीं, तो फिर आप पूछते क्यों नहीं? झेपोगे, देखो दुनिया में 3 जगह जो व्यक्ति जो झेपा वो हमेशा दुख उठाएगा। पहला है विद्यादान, विद्या सीखने जाते और आप झेप गए, प्रश्न नहीं पूछा तो आप विद्या नहीं सीख सकते। भोजन करने आए और आप झेप गए तो आप भूखे रह जाओगे। लेन देन में यदि किसी को आपने पैसा दिया और मांगने में झेप रहे तो आपका पैसा डूब गया। ये 3 जगह यदि आप झेपे तो मान लो कि नुकसान आप में रहोगे, सामने वाला नुकसान में नहीं रहेगा। यदि मेरे आओ तो भोजन कराओ तो मेहरबानी करके झेपना मत, पैसा कहीं उधार लिया तो मांगने झेपना मत, और विद्या दे रहा हूँ तो कभी नहीं आए तो पूछ लो, उसे झेपने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा या जो लोग बैठे हुए आपके बारे में क्या सोचेंगे। सोचने दो, वो उनका सोच है, उससे आपको क्या लेना देना। आप अपनी शंका का निवारण करिए, आप पूरा करिए। इस प्रकार से विद्यादान का ही महत्व है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब तीसरा अगला प्रश्न है, क्या वर्तमान जीवन शांतिपूर्वक बीतेगा कि नहीं बीतेगा? इसमें प्रश्न कुंडली का पहला, चौथा और 5वां घर देखा जाता है, और फिर इसका वर्तमान काल की आकृति देखी जाती है। इसे प्रश्न कुंडली पहले और 5वें भाव की आकृति का आपस गुणा करें, फिर पहले और 11वें भाव की आकृति गुणा करें, फिर दोनों गुणे पर आकृति का आपस गुणा करें। यदि ये तीसरे प्रकार की आकृति शुभ स्थिर है, शुभ आगम है, तो जीवन शुभ प्रकार व्यतीत होगा। कौन कौन से सर एक बार और बता दीजिए, कौन कौन से घर एक बार? प्रश्न कुंडली का पहला घर हाँ और 5वें घर की आकृति का आपस में गुणा करें। जी। उसके बाद पहला और 11वें घर की आकृति का आपस में गुणा करें। जी। फिर इन दोनों गुणनफल की आकृति का आपस में गुणा करें। जी। ये आकृतियाँ यदि शुभ दाखिल है या शुभ स्थिर है तो जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा, नहीं होगा तो अलग नहीं उम्मीद नहीं है। सुन लिया कि वर्तमान जीवन सुख शांति से व्यतीत हो, इसके लिए पहले और 5वें भाव का गुणा करेंगे और पहले और 11वें भाव का गुणा करेंगे। फिर इन दोनों का जो गुणनफल है उनका आपस में गुणा करेंगे और फिर उससे जो आपको आकृति मिलेगी आप फिर उस आकृति को देखकर पता करेंगे कि आपका जीवन कैसा रहेगा। यदि वहाँ शनि की आकृति अंकुश आई तो क्या होगा? शनि की आकृति आई तो फिर जीवन मतलब वर्तमान टाइम आपका दुखदायी होगा।
हाँ ठीक है, सही समझ गए। और कोई शंका किसी को? अब एक अगला प्रश्न है कि आपकी वस्तु चोरी गई है कि गुम गई है, घर गई है। जिस वक्त प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि साहब मेरी चीज़ फलानी मिल नहीं रही है, कोई चोरी चली गई या कोई उठा के ले गया या मैं कहीं रख के भूल गया हूँ या घर में ही है, तो उस वक्त का प्रश्न कुंडली आप बनाइए। और यदि चौथा घर में गुरु है तो मान करके चलिए वो आप वस्तु घर में ही है, न चोरी गई है न गुमी है। ये तत्काल उत्तर देने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। सर गुरु कहीं और पर स्थित होता हाँ जी, चौथे भाव में गुरु का होना, हाँ, ऐसा तो बहुत रेयर केस में हो सकता तो है। रेयर केस में ही आपकी वस्तु चोरी जाएगी और घूमेगी, तो रोज थोड़ी घूमती कोई, और हर घंटे में भी घूमती नहीं। हाँ तो फिर नहीं मतलब कि आप पहले प्रश्न क्लियर करिए। नहीं हाँ मतलब पर्टिकुलर चौथे भाव में होगा, क्योंकि 11 भाव है तो 12 भाव में से तो मैं सिर्फ चौथे भाव की बात कर रहा हूँ। चौथे भाव में यदि गुरु हुआ तो चोरी नहीं गई है न गुमी है, तो आपके घर में ही है। ठीक है। इसका एक उदाहरण बताऊँ। अब मेरी एक मिलने वाली महिला है, वो रिटायर है, उसको पैसा मिला था, करीब 8,000 रुपया था। उसने बैग में ला के रखा और टेबल पर रख के फिर घर के काम से लग गई। दूसरे दिन उसको याद है कि वो पैसे कहाँ हैं, देखने के तो वो बैग वहाँ पर नहीं था। अब वो शंका करने लगी कौन ले गया होगा, वो फलाना आया था वो ले गया होगा, फला आया तो ले गया था, काम वाली भाई थी वो यहाँ घूम रही थी वो ले गई होगी। उसने मेरे से प्रश्न पूछा, तो मैंने प्रश्न उस वक्त गुरु चौथे भाव में था, तो मैंने कहा तो चीज़ चोरी ले गई आपके घर में ही है। दूसरे दिन आया तो वो ढूंढ रही थी उसके सामने, तो काम वाली भाई क्या ढूंढ रही हो, कि मेरा बैग यहाँ रखा था, तो वो मैंने झाड़ू लगा रही थी तो मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया, तो अलमारी के ऊपर रखा हुआ था, उन्होंने सब ढूंढ लिया, अलमारी ढूंढी गई। इस प्रकार से होता है। और यही भाव जब आप अपने लड़के लड़की के शादी के बारे में विचार करते हैं, उस वक्त यदि गुरु चौथे भाव में है तो मान करके चलो कि प्रस्ताव वाले आपके घर बैठे हुए हैं या आपके घर में उनका पत्र है या कुंडली है या प्रस्ताव है, ये भी है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल अनुभव की ही मेरी हैं और ये कभी गलत नहीं हुआ आज तक। सर इसको एक बार फिर जी, प्रस्ताव वाला बात एक बार फिर बता दें। यदि आप अपने पुत्र या पुत्री के ब्याह के बारे में चिंतित थे और कहीं बाहर गए और प्रश्नकर्ता से पूछा दिया आप कहते ये, तो उस वक्त यदि गुरु चौथे भाव में है तो वो व्यक्ति सामने वाले उसके घर में बैठे हुए हैं। यदि नहीं है तो वहाँ चिट्ठी मिलेगी, पत्रिका मिलेगी, प्रस्ताव मिलेगा, कुंडली मिलेगी, फोटो मिलेगी। प्रश्नकर्ता तो आपके पास आया और गुरु वहाँ का है। अब इस प्रकार थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यदि आपकी वस्तु कोई चोरी गई है और गुरु तो वहाँ पर है चौथे भाव में, लेकिन उसके ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है? यदि शनि या राहु की आ रही है न मान करके चलो कि उसमें कुछ तोड़फोड़ हुई है, किसी अशुभ ग्रह की आपत्ति आई है तो तोड़फोड़ के साथ वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इसका एक उदाहरण होता है, एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी चली गई, तो जिस वक्त उसने मैंने से पूछा तो गुरु चौथे भाव में था। चौथे मैंने कहा तुम्हारी घर के आसपास से कहीं मिली होगी, मैं ढूंढ लेना आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे कुछ खराबी के साथ मिलेगी। तो क्या हुआ, तो उसमें पेट्रोल नहीं था, एक थोड़ा सा पेट्रोल था, करीब 1 फरलांग गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो उसको वही छोड़ी। उसका आया गुस्सा तो उसने कहा पेट्रोल टंकी खोली, उसमें रेत डाल दी। इस प्रकार से चूंकि उस प्रकार शनि और राहु की दृष्टि उसकी चतुर्थ भाव पर थी, इस प्रकार से उसको तोड़फोड़ के साथ मिली। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके साथ क्या है। अब है अगला प्रश्न जो लिखा है मैंने, आपको जेल से, अस्पताल से या और किसी प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमेशा 12वां घर देखा जाता है। 12वां घर हमेशा मुक्ति का है, रोग मुक्ति का भी है, बंधन से मुक्ति का भी है, इसका है। तो यहाँ पर यदि शुभ निर्गम है, प्रश्न कुंडली से देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे, वहाँ पर शुभ निर्गम है, तो आपको अस्पताल से भी छुट्टी मिल जाएगी, जेल से भी छुट्टी मिल जाएगी।
या और किसी प्रकार के बंधन से हैं तो उससे भी छुट्टी मिल जाएगी आपको। तो इसमें हमेशा निर्गम देखा जाता, शुभ निर्गम। यदि आगम या स्थिर प्रकार की कोई आकृति आ गई 12वें भाव में तो अभी छुटकारे की उम्मीद नहीं है। चोरी के बारे में, चोर हमेशा छठे भाव से देखा जाता है, तो चोर कौन हो? तो छठे उसके चोर से आपको आपकी चोरी की वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका एक उदाहरण है। चोर हुआ छठा भाव और उसका व्यय कौन सा हुआ? पांचवा भाव। और हम हुए लग्न, पहला भाव, और हमको मिले वो कौन सा घर होगा? दूसरा घर। कि यदि उसके छठे भाव की आकृति का प्रभाव किस प्रकार से हमारे दूसरे घर में है तो जो चोरी गई वो संपत्ति हमको मिल जाएगी। और यदि उसके छठे भाव की आकृति हमारे दिव्य भाव की है तो मान कर चलो न चीज उसके पास है, न हमारे पास है, हमारे पास से कोई नहीं है, यह चोर के पास से कोई नहीं है। और यदि यही ससुराल का है, ससुराल शादी का लिए कौन सा भाव देखते हैं? सातवां भाव। तो ससुराल हुआ हमारा सातवां भाव, तो सातवें भाव की संपत्ति का भाव कौन सा हुआ? आठवां भाव। यदि आठवें भाव की आकृति हमारे दूसरे घर की आकृति, दूसरा घर हमारा कोष का है और 11वां भाव हमारी प्राप्ति का है, तो यदि ससुराल की संपत्ति का व्यय भाव हमारा 11वां भाव या दूसरा भाव आता है तो हमको दहेज मिलेगा। ये बेटा हाथ ठोके चले आना आराम से चुपचाप। तर्क है, ये तर्क है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमको तर्क करना पड़ता है कि हमारा व्यय भाव कौन सा है। जैसे मेरी विद्या भाव, हमारे पांचवा भाव का स्वामी मेरे चौथे भाव है, चौथा भाव उसका पांचवा का व्यय हुआ, मैं अपनी विद्या का व्यय कर रहा हूँ, व्यय करके ये विद्यादान होगा। यदि नहीं है, यदि छठे भाव में पांचवें भाव की आकृति छठे भाव में होती तो मैं मामा कंजूस होता, आज कुछ पूछते हुए गुन्ना होकर बैठा रहता, आपको एक बात का जवाब नहीं देता, नहीं किसी की मदद देता, नहीं किसी को सलाह दे सकता था। तो ये देखिए हर चीज कुटुंब भाव है, आकृतिक भाव, ये भाव। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि उसे नौकरी का क्या हो, नौकरी के लिए कौन सा देखते हैं? 10वां। नौकरी के लिए 10वां भाव देखते हैं, धंधा नौकरी के लिए 10वां भाव। और नौकरी की आमदनी के कौन से भाव से मिलेगी? 11वें भाव से। यदि उसके 11वें भाव की आकृति मेरे 12वें भाव में है तो मान कर चलो उसका प्रमोशन तब होगा जब वो किसी प्रकार की खर्च करेगा। तो यदि शुभ आकृति है अशुभ कार्य में खर्च करेगा, शुभ कार्य से शुभ। यदि इस प्रकार से तो आप खर्च करने में कंजूसी बंद करिए, आपको प्रमोशन निश्चित है। ये मैं कई प्रकार प्रयोग करके देख चुका हूँ, कई प्रकार का हुआ था। एक मेरे साथी थे, वो प्रश्न पूछने का सब मेरा प्रमोशन तो होगा। मन का कोई अशुभ कार्य में यदि आपकी आखिरी खर्च हुई तो मान लो दूसरे दिन आपका प्रमोशन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। और वो व्यक्ति एक मरता कहीं मिलने के लिए उसको दूसरे अपने रिश्तेदार की याद आ गई तो उसके यहाँ गया हुआ, तो मालूम पड़ा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके अस्थि विसर्जन के लिए जाना था, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, मुंह लटका के बैठे थे। जैसे ये पहुँच जा रहे, अंकल जी आप बहुत अच्छा हुआ, आप आ गए, ये इनका अस्थि विसर्जन को जाना है। उसको एकदम मेरी बात याद आ गई, अशुभ कार्य में खर्च कर दूंगा तो हो जाएगा। 10 साल जैसे ही उसका अस्थि विसर्जन करके आया, उसका प्रमोशन ऑर्डर उसके हाथ में था। ये इस प्रकार का हमको देखना होता है कि ये कार्य कब होगा, किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा। ये इस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ति का आधार कौन सा है? 11वां भाव। 11वां भाव पर किस प्रकार के आकृति का प्रभाव है? शुभ का है, अशुभ का है, स्थिर का है, द्विज स्वभाव का है, आगम का है, निर्गम का है, तो उसके हिसाब से होता है। आपका प्रश्न किस प्रकार का है? आपका प्रश्न आगम का है और वहाँ पर निर्गम की आकृति है तो बेहतर नहीं होगा। आपका प्रश्न निर्गम का है, वहाँ आकृति आगम की है तो नहीं होगा। यदि वहाँ आकृति स्थिर की है तो नहीं होगा। यदि द्विज स्वभाव की तो ऊपर नीचे हानि लाभ आना जाना चलता रहेगा और होता रहेगा। इस प्रकार से हमको देखना पड़ता है कि हमारे प्रश्न का उत्तर किस भाव से मिल सकता है। हमारी आमदनी का, इच्छा पूर्ति का 11वां भाव,
आमदनी का, प्राप्ति का है, कोष का है, हमारी FD का है, बैंक में पैसा जमा है, ये कितना जमा रहेगा नहीं रहेगा, वहाँ देख लो कि दूसरे भाव की आकृति कौन सी है। यदि द्वितीय भाव की है तो उससे फिर आप पैसे निकालते रहोगे, जमा भी करते रहोगे। यदि निर्गम आकृति है, शुभ निर्गम है, तो आप शुभ कार्य में जमा पैसा आप निकालते रहोगे, खर्च करते रहोगे। या अशुभ निर्गम है, अशुभ कार्य के लिए निकालते रहो, खर्च करते रहोगे। यदि आगम है तो खाली पैसा जमा करते रहोगे, उसे निकालोगे कुछ नहीं। और स्थिर आकृति है तो पैसा जमा रहेगा, ना आपको उसमें जमा होगी ना आपको उसमें निकालोगे। ये इस प्रकार से हमको तर्क लगाना पड़ता है इस वक्त क्या करें क्या नहीं करें। अब आता है विवाह योग। विवाह योग का दो तरीके हैं। विवाह योग का तत्काल देखने का एक तरीका है, यदि जो मैंने आकृति बनाई है, यदि उसके प्रश्न कुंडली में ये आकृति कहीं भी है तो मान कर चलिए उसका इस वर्ष में जिस दिन से प्रश्न पूछा उस दिन से 1 वर्ष के भीतर उसकी शादी हो जाएगी। ये चंद्रमा की आकृति है, चंद्रमा की यही आकृति है। चंद्रमा की दूसरी आकृति है जो चारों बिंदु है, वो उसकी नहीं। यदि ये आकृति है प्रश्न कुंडली के किसी भी घर में है 1 से लेकर 16 तक में, तो इस वर्ष में उसकी शादी हो जाएगी। ये सबसे सरल तरीका है। दूसरा तरीका और अलग से है, 1, 4, 7, 9, 10 और 11 की आकृतियों का देखने का है। इसमें जो आकृतियाँ बली होंगी तो उसका विवाह हो सकता है। एक क्या उसका घर का खुद का है प्रश्नकर्ता का, चौथा घर छोड़ने का, 7वां है ससुराल का जाने का, 9वां है उसके भाग्य का, और 10वां है माँ जाने का, और 11वां इच्छा पूर्ति का। इस प्रकार से ये 6 घर देखना होते हैं। तो यदि 6 घर यदि आप नहीं देख सकते हैं तो सबसे पहले देखिए ये जो मैंने आकृति बताई है चंद्रमा की आकृति है, ये प्रश्न कुंडली में कहीं है या नहीं है। यदि ये है तो मान के चलो इस वर्ष में उसकी शादी हो जाएगी। इतने 5 भाव आपको देखने की आवश्यकता नहीं हो। सर 1, 4, 7, 9, 10 यार चुपचाप बैठे रहते बड़ा बुरा लगता है। सर नहीं, मैं इसलिए पूछता हूँ सर, मेरे अकेले का सवाल हो जाता है। आपको क्या लेना देना उससे, आप अपना समाधान करिए, आपको दूसरों की फिक्र की क्या जरूरत। वो दूसरों की फिक्र तो मेरे को करना चाहिए। 1, 4, 7, 9, 10, 11 से हाँ देखेंगे। हाँ देखते हैं, है ना। लेकिन सर इसको किस तरह से देखेंगे सर, एक बार प्रश्न कुंडली में यदि लड़के की शादी बहू आएगी उसमें आगम देखिए। यदि लड़की की शादी है तो जाएगी, उसमें निर्गम देखिए। इस प्रकार का है ये। वैदिक ज्योतिष के साथ देखोगे तो उसमें महादशा देखना पड़ेगा, अंतरदशा प्राण दशा। वैदिक ज्योतिष का मेरा अनुभव है, यदि प्राण दशा तक आप निकाल सकते हैं तो एग्जैक्ट तारीख निकालते इस तारीख को उसकी शादी होगी और बहू आ जाएगी या लड़की चली जाएगी। उसको प्राण दशा तक निकालने का आपको गणित आना चाहिए। थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन सही निकलती है। मैंने अपने स्वयं के लड़कों की निकाली, बिल्कुल एकदम सही निकली। उसी तारीख को बहू आई। शादी की खैर तारीख तो अलग थी, लेकिन बहू जब मेरे घर में आई वही तारीख थी जो मैंने निकाल के रखी थी। तो वो जगह बिल्कुल सही निकलता है। तो प्राण दशा से निकालिए। इसके 2 प्रकार की पद्धति, एक वैदिक पद्धति है, एक कृष्णमूर्ति पद्धति है। कृष्णमूर्ति पद्धति और थोड़ी कठिन है, वो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये सरल विधि है कि उसको प्राण दशा निकाल, जो आप महादशा चल रही है वर्तमान में उसको प्राण दशा से निकालिए और प्राण दशा वो चीज़ निकल आएगी कि उसका क्या है। तो सर वैदिक में कौन से ग्रहों का भावों का कॉम्बिनेशन? सप्तम भाव देखिए कि सप्तम भाव का जो आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा वर्तमान में चल रही है उसका प्राण दशा क्या आ रही है, उसमें कहाँ आ रहा है, उस भाव में यदि होगा तो हो जाएगा। उसमें चतुर्थांश कुंडली का भी साथ लेना पड़ता है, चतुर्थांश कुंडली भी देखना पड़ती है विवाह के लिए। ये है। तो उसमें चतुर्थांश का सप्तमेश देखेंगे। हाँ उसमें भी देखना पड़ेगा आप। चतुर्थांश कुंडली जो है आजकल जो ये कंप्यूटर्स निकलती है उसमें बनती है, और ज्योतिषी तो चतुर्थांश कुंडली बनाते नहीं, न नौमांश बना देते हैं, न निर्यान भाव बताते हैं, और न उसमें सायन भाव बताते हैं, और कुछ नहीं बताते। सिर्फ लग्न बता देते हैं और उसका वो नौमांश कोई बताता तो कोई नहीं बताता, बाकी ठीक है एक ही बात। तो ये गुरुजी चतुर्थांश कुंडली का अपन सप्तमेश देखेंगे या सप्तम भाव देखेंगे?
चतुर्थांश कुंडली शादी का योग देखते हैं, शादी होगी कि नहीं होगी वो सप्तम भाव से देखते हैं। ये है। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? कुंडली से। नहीं, चतुर्थांश में कैसे मतलब? चतुर्थांश का अलग गणित है, वो अलग बता दूंगा आपको। इसके बाद में एक चीज़ और है कि आपका अभिभावक कौन है, जो शादी में व्यय करेगा, शादी का इंतजाम करेगा, वो कौन है। क्योंकि उसका व्यय भाव भी देखना पड़ेगा कि शुभ कार्य में उसका खर्चे का योग है कि नहीं है। बच्चे तो शादी करना चाहते हैं, लड़के लड़की का आपस में बातचीत भी हो गई, हमको शादी करना है, और उसका जो अभिभावक है, चाहे माता पिता हो, चाहे काका बाबा हो, माता पिता नहीं तो काका बाबा हो सकते हैं, दोस्त यदि कोई नहीं है तो वो दोस्त लोग हो सकते हैं, और कोई रिश्तेदार हो सकता है। उसकी कुंडली में व्यय भाव, शुभ कार्य में व्यय भाव का योग है कि नहीं है। यदि है तो होगा, यदि नहीं है तो लड़के लड़की भाग करके रजिस्ट्री शादी करा लेंगे, ये मान करके चलिए आप, इस प्रकार से होगा। हाँ, क्या आप मेरे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? कोई गलत बोल रहा हो तो बता दीजिए, गलती मेरे से भी हो सकती है, ये मान के मत चले कि मैं 100% सही बोल रहा हूँ। गलती हो सकती है, मैं भी माना हूँ, कोई ऊपर का आसमान से उतरा व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी गलती हो आप तुरंत बता दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। मेरे को गलती सुधारने में कोई झेप नहीं है, किसी प्रकार का अपमान नहीं है। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ तो आपको हंसी क्यों आ रही है? नहीं सर, वो लास्ट का छूट गया था तो कॉपी में हमारी गलती सुधार रहे हैं। हैं? हमारी गलती सुधार रहे हैं। क्या चीज़ गलती सुधार? क्या गलती सुधारी? सर वो लिखने में छूट गया था लास्ट में। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। आपने एक अच्छी चीज बोली कि अपने लड़के लड़कियों की हाँ जी, अपना योग है कि अपनी पत्रिका देखना नहीं चाहिए कि अपने को इतना कोई पुण्य मिलेगा कि नहीं। अपन मैं आपका प्रश्न नहीं समझ रहा हूँ। जो बोला है ना, यहाँ आइए, मेरे को प्रश्न समझ में देखिए। लड़के लड़की का विवाह करने का योग है कि नहीं, तो इसके लिए अपनी पत्रिका भी देख लेना चाहिए। अपनी पत्रिका देखो, आपके खर्चे का योग है कि नहीं। खर्चे का योग नहीं है तो परिवार से शादी कर लेंगे और आके नहीं, ये आपकी बहू पैर पड़ रही है आपके। हाँ, हो जाएगा। अपनी पत्रिका देखो, अपनी पत्रिका देखे नहीं, खर्चे नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खर्चे तो आप नहीं कर रहे, उसका मामा खर्च कर रहा है। या जैसे मैंने अपने छोटे लड़के की शादी की, हमने कोई बारात नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, तो न उनको खर्च करना पड़ा न मेरे खर्च करना पड़ा, ऐसा भी हो जाता है। यानी मेरी मर्जी शादी की, लड़की मेरी पसंद की थी, सब कुछ था, लेकिन हम इस शर्त पे क्या था, हम कोई बारात लेके नहीं आएंगे, कोई दहेज नहीं देंगे। तो उनके सिर्फ 50 रुपये खर्च हुआ, जो वहाँ मंदिर में पंडित को देना था उतना पुरता खर्च हुआ, बाकी कोई भोजन नहीं फजन नहीं, कुछ नहीं, तो हो गया। तो इस प्रकार का भी होता है, तो इस प्रकार का योग भी आ सकता है, तो वो भी देखना पड़ता है कि क्या हो सकता है। कि दरिद्र योग, दरिद्र योग किसको होगा? तो हमारा कोष का घर कौन सा है? दूसरा घर। तो दूसरे घर में यदि राहु या केतु की आकृति है तो मान कर चलो वो कभी संपत्तिवान नहीं बन सकता। राहु और केतु की एक एक आकृति है, तो एक आप है कब्जुल खारिज और एक है अत्वे खारी। ये राहु केतु आकृतियाँ हैं। यदि ये आकृतियाँ दूसरे भाव में हैं तो व्यक्ति हमेशा दरिद्र रहेगा। सर वैदिक के हिसाब से कुंडली में ये कैसे देखेंगे कि ज्योतिष बनने के योग है कि नहीं, और अगर ज्योतिष के योग है तो ज्योतिष से अर्थोपार्जन होगा या नहीं होगा? आपने दो प्रश्न को एक साथ मिला दिया। जी हाँ, तो दो प्रश्न का उत्तर एक साथ में कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मतलब ज्योतिष से कमाएगा या नहीं कमाएगा? ये नहीं आएगा ज्योतिष से कमाएगा कि नहीं कमाएगा। उसमें आपको 5वां भाव और आमदनी के भाव 11वां भाव ये देखना पड़ेगा। उसमें आगम आकृति शुभ आगम है कि नहीं है। तो शुभ आगम है तो कमाएगा, नहीं कमाएगा नहीं कमाएगा। 5वां विद्या का है, तो विद्या के आधार पैसा कमाना, तो होगा वो 11वां भाव है आमदनी का और कोष का। और अच्छा, ये कोई अलग है। और ज्योतिषी बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए वो तो आपकी विल पावर के ऊपर है। मैं कभी कह दूँ ना आपके मेरे को पढ़ना ही नहीं, तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? लेकिन वैदिक के हिसाब से पूछता हूँ कि क्या योग बनने, ज्योतिष बनने? नहीं, योग तो बनेगा। वो कैसे? कि 5वां भाव आपका क्या बोल रहा है? 5वां भाव आपका ऑकल्ट साइंस के बारे में है, किस बारे में है उसके ऊपर निर्भर है आपका। और 9वां भाव, जैसे 5वें भाव का स्वामी भी शुक्र है। हाँ और हाँ, तो वो देख लो। 9वें भाव का बुध है, और दोनों के दोनों युति बन के बैठे हुए हैं। नहीं, बैठे हुए हैं,
लेकिन बुध काय का है? व्यापार का मालिक है। हाँ और गुरु काय का है? विद्या का मालिक है। लेकिन अभी इसके डिग्री किसकी ज़्यादा है, किसकी महादशा चल रही है, उस हिसाब से आप काम करोगे। अभी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा चल रही है और उसमें अंतर किसका चल रहा है? मंगल का। मंगल का चल रहा है। तो आपने ज्योतिष सीखते हैं, नहीं कुछ सीख सकते। आप तो मेरे से झगड़ा कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ज़मीन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, ये योग चल रहा है आपका, बाकी तो नहीं चल रहा। अभी तो सर गाड़ी अभी खरीदी है। अब वो तो ठीक है, तो मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। जी तो इस प्रकार से देखा जाता है कि वहाँ कौन सा है। हाँ जो लग्न में ही गुरु हो और पंचमेश भी गुरु हो, दोनों हो ही नहीं सकते कभी। मतलब दृष्टि तो है पंचमेश, हाँ पंचमेश गुरु है ना, गुरु पंचमेश होकर के लग्न में बैठा लग्न हुआ में है। है। हाँ तो फिर क्या पंचमेश काय का है? विद्या का मालिक है। और विद्या का मालिक गुरु में बैठा हुआ है और गुरु क्या शुभ है। तो इसका मतलब ये है कि आप शुभ घर वेद वेदांत ज्योतिष इस प्रकार की विद्या आप हासिल करोगे या रिसर्च करोगे, पीएचडी कर सकते हो, ये उसका कर सकता है। और पीएचडी के लिए नवम भाव भी देखा जाता है। नवम भाव का स्वामी मंगल है, वो भी लग्न में है। हाँ तो ठीक है। मंगल की दशा। हाँ तो आप पीएचडी कर लो, सरलता से कर पाओगे आप। कर लो, आप कौन मना कर रहा है आपको? आपको शंकर पीएचडी करने में क्या अटकल आ रही है? नहीं कुछ नहीं है। तो फिर क्यों नहीं कर रहे पीएचडी? पीएचडी करो, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। हाँ अभी क्या कहाँ तक का एजुकेशन है आपका? मेरा डबल